हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। दिस साइड सचिन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू सेशन 2025-26 के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप क्लास 12th में आए हो, आपने क्लास 11th में मुझसे हिस्ट्री पढ़ी होगी, आज मैं आपको क्लास 12th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स स्टार्ट करवाने वाला हूं। और ये बिल्कुल न्यू वीडियो है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम पूरे चैप्टर को डिटेल में कवर करने वाले हैं और आपको फ्री नोट्स भी मिलने वाले हैं। जी हाँ, आपको कोई पैसे देने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे के सारे चैप्टर के बहुत बढ़िया नोट्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और इजी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं मैं। आपको मैंने 11th में नहीं बताया था, लेकिन यस, आप अगर 12th में मुझसे पढ़ने आए हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एजुकेटर है आपको क्या स्ट्रेटेजी बताने वाला है, जो उसने खुद फॉलो करी थी, ना कि किसी और से सुन के। तो 2019 में जब मैंने अपनी 12th करी थी, तो जी हाँ, जो सब्जेक्ट आज आप मुझसे पढ़ने आए हो, हिस्ट्री, एज यू कैन सी आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन द हिस्ट्री सब्जेक्ट। अगर मैंने हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 स्कोर किया है, तो जरूर मेरी कोई स्ट्रेटेजी रही होगी और वही स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा इस पूरे सेशन में। और आपको एक एक चीज कवर करवाऊंगा, चाहे आपके एमसीक्यूज हो, चाहे क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हो। तो आपको इतना तो एक भरोसा मिल जाएगा कि हाँ भाई, जिस बंदे ने खुद अगर 100 स्कोर किया है तो हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी वो अच्छी ही बताएगा, कोई सुनी सुनाई नहीं बताएगा। इसके अलावा अगर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हो तो सीबीएसई आपको अलग से एक सर्टिफिकेट देता है, जो कि मेरे को मिला था, मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है तो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ लिखा है कि स्टूडेंट ऑफ, ये मेरे स्कूल का नाम, और नीचे लिखा है 0.1% ही स्टूडेंट्स होते हैं इंडिया में जो कि इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर पाते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट में। अगर आप हिस्ट्री में लेके आए हो तो आपको हिस्ट्री के लिए मिलेगा, अगर आप पोल साइंस में लेके आते हो तो आपको पोल साइंस के लिए भी ये सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये दो चीजें हैं हमारी, ठीक है, जो कि मैं आपको बताना चाहता था। अब आपको मेरे से कनेक्टेड रहना है, कुछ नहीं करना, जो स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा सिंपली उसको आपको फॉलो करना है। अगर कोई पर्सनल क्वेरी रहती है आपकी तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना। पहली वीडियो है इसलिए थोड़ी सी लंबी होगी, इन्फॉर्मेशन ज्यादा दे रहा हूं। इसके अलावा जो हमारे फ्री नोट्स होंगे आपको वो मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम ओपन करना और वहां पे क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार लेना, वहां आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे और जितने भी पीडीएफ नोट्स होंगे वहां मिलते रहेंगे। तो आज जो हमारी हिस्ट्री है वो हम शुरू करेंगे। आपकी हिस्ट्री की टोटल 3 बुक्स हैं, तो आज मैं आपको बुक 1 पढ़ाने वाला हूं और बुक 1 से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। तो चलिए फिर बुक को स्टार्ट करते हैं और अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो हमारे चैप्टर में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद होगा क्लास 11th में आपने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। So the Harappan civilization was one of the oldest and most advanced groups of people। यानी कि civilization का मतलब है जब लोगों का ग्रुप एक जगह पे रहता है और वो वहीं पे सेटल होता है और टुगेदर वहां पे रहता है फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, ठीक है। और अगर आप देखोगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो आज से 4500 ईयर्स बैक अगर आप जाओगे तब वो रहा करते थे। अब आपको एक चीज बता दूं, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो अपने इंडिया की तो नहीं थी, वो कहीं बाहर की थी। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे ये है इंडिया और थोड़ा पाकिस्तान का पार्ट, ठीक है। एक टाइम पे ये अनडिवाइडेड था। 1947 के पहले के फैक्ट्स पढ़ेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, इट मींस इंडिया ही था वो, जो पाकिस्तान का भी एरिया है वो इंडिया में ही आता था। सो इन सिंपल वर्ड्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज अ ग्रुप ऑफ एंशियंट पीपल। हड़प्पन सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि एंशियंट लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो कि रहते थे एक वेल प्लान्ड सिटी में और बहुत अच्छे से अर्बनाइजेशन के साथ उन्होंने वहां पे रहना शुरू किया और बहुत ब्यूटीफुल चीजें वो बनाया करते थे, बहुत स्मार्ट लोग थे और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से वो लोग रहते थे, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे लेके चलता हूं आपको। अब आपके सामने एक मैप है जो कि आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो अपना ये इंडिया है और ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है और ये वाला जो एरिया है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया है, ठीक है। ये है बेसिकली जो आपको पढ़ना है आज के इस चैप्टर में। यहीं के वो एरियाज होंगे जो कि अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप आज का मैप देखोगे इंडिया का तो कुछ ऐसा आता है जो आप दुकान से लेके आते हो, जो आप अपना खुद से फिल करते हो। तो इसके अंदर बहुत सारी जगहें हैं। हड़प्पा, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों है? क्योंकि वहां की एक जगह का नाम ही हड़प्पा है, उसी के नाम पे वो सिविलाइजेशन है। मोहनजोदारो और भी बहुत सारी जगहें हैं जो मैं चैप्टर के एंड में करवाऊंगा, मैप अलग से भी करवाऊंगा। तो अब आप पहले मेरे पीछे का ये फोटो देखो, आपको नजर आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से एक शहर जहाँ पे दुकानें भी हैं, जहाँ पे अच्छी अच्छी स्ट्रीट्स भी बनी हुई हैं जो बहुत पक्की हैं।
और लोग अपना कुछ हाथ से बना भी रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह भी आपको दिख रहे होंगे। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही एक आर्टिस्टिक इमेज है। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन में और अंदर लेके जाऊंगा। इमेजिन करो एक टाइम जब लोग रहते थे जंगलों में, और उसी टाइम पर अपने इंडिया और पाकिस्तान के आसपास के कुछ लोग रहते थे प्रॉपर शहर बनाकर। सोचो वो लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग कितने हाईली एडवांस थे, जो कि इंडिया पाकिस्तान के रीजन में रहते थे। अब वो लोग इतने एडवांस क्यों थे? क्योंकि उनकी सिटीज बहुत ज़्यादा प्लान्ड थी, उनके जो घर थे उन्होंने पक्की ईंटों से बनाए थे, कोई ऐसी कच्ची झोपड़ी में नहीं रहते थे, और बहुत एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम था उनका, प्रॉपर रोड बना रखे थे उन लोगों ने अपने आने जाने के लिए। इवन वो लोग इंटरनेशनल ट्रेड भी किया करते थे। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से कहा जाता है वो लोग बहुत एडवांस थे। इसके अलावा इन द 1920s, अगर हम 1920s की बात करें, so British archaeologist made an incredible discovery while excavating a place called हड़प्पा। आपको पता है 1920s का जो टाइम था उसमें अपना इंडिया ब्रिटिश कंट्रोल में था। तो उसी टाइम पर जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग थे उन्होंने एक जगह पर खुदाई करी, एक्सकेवेशन का काम किया, और वो बहुत सरप्राइज हो गए, उनको एक जगह मिली हड़प्पा नाम से, ठीक है। एंड जब वो उसको अनअर्थन करते हैं और ज्यादा खुदाई करते हैं तो और ज्यादा सामान वहां से निकलता है। पूरी की पूरी एंशियंट सिटी भरी हो रखी थी उसके अंदर। आप देखो जितनी ज्यादा उन्होंने खुदाई करी उतना ज्यादा वो एंशियंट सिटीज से रिलेटेड सामान निकलता रहा। सो बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी द सिविलाइजेशन वॉज नेम्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, बिकॉज उस जगह का नाम हड़प्पा था जहां सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था, एक्सकेवेशन हुआ था। एंड सिंस इट वॉज लोकेटेड नियर द इंडस रिवर, आपने इंडस रिवर का नाम तो सुना होगा, जब आपने गंगा रिवर का नाम सुना है, यमुना का नाम सुना है, ब्रह्मपुत्र का नाम सुना है, तो आपने इंडस का भी नाम सुना होगा। हिंदू में इसको सिंधु नदी कहते हैं। तो इंडस रिवर के पास में ये लोग रहा करते थे, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब आप मेरे पीछे एक फोटो देख पा रहे हो, जस्ट इमेजिन कि ये इंडस रिवर है। आपको बस इमेजिन करना है कि यहां से ये इंडस रिवर आ रही है और इसी के आसपास ये पूरा एरिया है इंडस वैली। ये इंडस वैली है और यहां पे लोग रहने लगे। धीरे धीरे यही इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम पड़ा। ओके, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब इंसान बड़ा होता है तो पहले तो वो छोटा होता है ना, बचपन की स्टेज, फिर टीनेज, फिर मैच्योर, फिर उसके बाद एक टाइम पे बुढ़ापा आता है। तो सिविलाइजेशन भी रातों रात नहीं बनती, सिविलाइजेशन को बनने में भी टाइम लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा अर्ली हड़प्पन फेज, जो कि था आपका 6000 बीसी से 2600 बीसी तक का टाइम। अगर आप इस टाइम पे नोटिस करो तो डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो था, ज्यादा नहीं था। ये ग्रोथ का टाइम और डेवलपमेंट का टाइम था, अभी लोग सीख रहे थे। ये एक फॉर्मेटिव फेज था जहां पर लोग सीख रहे थे कि बिल्डिंग कैसे मतलब बनाई जाती है, सिटीज कैसे बिल्ड की जाती है, अर्बन लाइफ कैसी होती है। तो यहाँ पे लोग अभी सीख रहे हैं कि भाई अपने को कैसे कैसे बनाना है। फिर आता है मैच्योर फेज। मैच्योर फेज है 2600 बीसी से 1900 बीसी का टाइम। सो दिस वॉज द मोस्ट डेवलप्ड फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। वो फेज था जहां पर एकदम बूम होता है। किसका बूम? अर्बनाइजेशन का बूम। यहां पे आप देखोगे कि अर्बन डेवलपमेंट होता है, सिटीज बिकेम वेल प्लान, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो गया, कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा हो गया। सो दिस वाज द पीक, आप कह सकते हो गोल्डन पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज 2600 टू 1900 बीसीई। लेकिन एक टाइम आता है जब इंसान की डेथ हो जाती है, इंसान अपने बुढ़ापे में पहुंचता है, सिविलाइजेशंस का भी एंड जरूर होता है। 1900 बीसी से 1300 के आसपास, बीसी के आसपास ये डिक्लाइन का टाइम था। दिस वाज द टाइम व्हेन द हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्टेड टू डिक्लाइन। स्लोली थिंग्स बिगिन टू फॉल अपार्ट। सिटीज जो थी वो अबेंडन होने लगी और खंडर बन गया। एक टाइम पे आके सभी लोग वहां से जा चुके थे। द वंस थ्राइविंग अर्बन लाइफ, एक टाइम पे जहां की अर्बन लाइफ इतनी खतरनाक होती थी, अब लोग वहां से जाने लगे छोड़ छोड़ कर उस एरिया को। सो इट मार्क्ड द एंड ऑफ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बन कल्चर्स। यही वो टाइम था जब दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बन कल्चर एंड होने को आ गया था। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब मैं आपको बताता हूं अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन कहां कहां तक थी। ठीक है, कहां कहां ये लोग रहते थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सटेंसिव ज्योग्राफिकल स्प्रेड था, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान वाला पंजाब, क्योंकि 2 पंजाब है ना, इसके अलावा इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड हरियाणा, राजस्थान, गुजरात,
यूपी, महाराष्ट्र, ये कुछ एरियाज हैं जहां पर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्प्रेड देखा गया है, जो इनसे रिलेटेड सामान मिले हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं, कोई रिटर्न में वैसा प्रूफ नहीं मिला जो हमें समझ आया हो। हमें जो भी इस चैप्टर के बारे में पता है वो सिर्फ हमारा अंदाजा है, जो हमें सामान मिला एक्सकेवेशन के बाद उसी से हमने आइडिया लगाया। तो आर्टिफैक्ट्स की बात अगर हम करें, यानी कि कुछ पुराना सामान जो कुछ यूनिक होता है, आर्टिफैक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या टेक्नोलॉजी थी इनकी, देखो, द आर्ट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बाय द हड़प्पन्स कंटिन्यू टू इम्प्रेस स्कॉलर्स। जो आज के स्कॉलर्स हैं, जो आज के हिस्टोरियंस हैं, वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इंप्रेस होते हैं देखकर कि ये लोगों का जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज था वो एकदम नेक्स्ट लेवल का था। सो रेड एंड ब्लैक पॉटरी, ब्यूटीफुल क्राफ्टेड पॉटरी विद इंट्रिकेट डिजाइन्स, यानी कि एक ऐसे मिट्टी के बर्तन जिसके चारों तरफ रेड और ब्लैक कलर की कोटिंग है, वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है। इसके अलावा इन लोगों की ब्रिक्स, जो ये घर बनाते थे, पक्की ईंटों के घर बनाते थे भाई ये लोग, और वो भी एकदम बेक्ड भी होती थी और अनबेक्ड भी होती थी। इसके अलावा जो ब्रिक्स का साइज होता था वो स्टैंडर्डाइज होता था, हर ईंट का साइज सेम था, कोई भी ईंट ऐसे छोटी बड़ी नहीं होती थी, अलग अलग डिजाइन की नहीं होती थी, सेम ही थी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, कुछ सील्स वगैरह मिली हैं। सील्स क्या है, बेसिकली स्टैंप होता है ना, जैसे आज पेपर है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट है उस पर स्टैंप लगा दिया, पता चल गया कि हाँ भाई ये इसका स्टैंप है, तो पता चल गया हाँ भाई इसने भेजा होगा। सिमिलरली ये लोग अपनी सील बनाते थे, जो कि एक मिट्टी को गीला करके उसके ऊपर लिख कर, ये आपने शायद 11th में मेसोपोटामिया में भी आई गेस पढ़ा होगा। तो ये सील्स वगैरह पे एनिमल वगैरह की इंग्रेविंग्स वगैरह बनाते थे। वेट एंड बीट्स, वेट्स यानी कि वही जो भाई हम तोलते हैं, तराजू, इनके टाइम पे भी तराजू था, बाट वगैरह होते थे, ठीक है। और बीड्स यानी कि जो मन के, जिससे माला बनती है। इसके अलावा कॉपर और ब्रॉन्ज का लोग यूज करते थे। एक चीज याद रखना, आयरन नहीं था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग वर नॉट अवेयर अबाउट आयरन, दे डोंट नो व्हाट इज आयरन, ठीक है। आयरन इस टाइम पे नहीं आया था, तो कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल होते थे। अब मैं आपको क्विक रिकैप अगर बताऊं जो जो अभी हमने किया पीछे, तो मैंने आपको 3 फेजेस बताए हैं इसके इंट्रोडक्शन में, अर्ली, मैच्योर और लेट। टाइम पीरियड इसका मैंने आपको बताया है जो कि आपके सामने है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने है, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं अपने आगे के टॉपिक की तरफ। बिगिनिंग्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बिगिनिंग्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो बिफोर द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकम अर्बन एंड एडवांस, यानी कि जो मैच्योर वाला फेज था, मैंने बताया ना एकदम से तो नहीं आया। बिफोर दैट क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकम बिग एंड अर्बन, देयर वर ऑलरेडी सम स्मॉल सेटलमेंट्स एंड अर्ली कम्युनिटीज इन दिस रीजन। इसी एरिया में जब हड़प्पन सिविलाइजेशन एकदम पूरी मैच्योर सिविलाइजेशन नहीं बनी थी, कुछ छोटी छोटी सेटलमेंट, छोटे छोटे लोग यहाँ पे रहा करते थे कम्युनिटीज में। सो दीज स्मॉल ग्रुप्स वर मोस्टली फार्मर्स एंड क्राफ्टमैन। जो ये ज्यादातर लोग थे मैच्योर हड़प्पन पीरियड आने से पहले, ये ज्यादातर लोग फार्मर्स थे या फिर क्राफ्ट्समैन थे, ठीक है, अपना हाथ से कुछ बनाते थे। ओवर द टाइम यही स्मॉल सेटलमेंट्स धीरे धीरे बढ़ती है आगे और डेवलपमेंट होता है और एक मैच्योर हड़प्पन फेज शुरू होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन था जो आपको समझाना जरूरी था। और ये जो अर्ली कल्चर्स थे, यानी कि मैच्योर हड़प्पन पीरियड से पहले, ये अक्सर पेपर में आता है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग इसी को छोड़ देते हैं, सीधा हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब पेपर में ये आता है 8 नंबर में, 4 नंबर में, तो फिर दिमाग ब्लैंक हो जाता है, समझ नहीं आता क्या पूछा जा रहा है। तो ये अर्ली कल्चर्स जो थे, ये क्या थे, ये अपनी खुद की एक पॉटरी बनाते थे, डिफरेंट टाइप की मिट्टी के बर्तन, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से पॉट्स बनाते थे, यूटेंसिल्स बनाते थे, और बेसिक एग्रीकल्चर भी ये लोग करते थे, ठीक है। फार्मिंग करते थे छोटे छोटे स्केल पर, कोई बहुत बड़े स्केल पर ट्रेड वगैरह के लिए नहीं, बल्कि अपने सर्वाइवल के लिए। पेस्टोरलिज्म ये लोग करते थे, इट मीन्स कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो कि एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि एनिमल्स को पालना वगैरह ये सब करते थे। रेजिंग कैटल, यानी कि गाय भैंस वगैरह पालना, गोट्स वगैरह पालना, ये सब करते थे। क्राफ्ट एंड टूल्स की बात करें तो ये लोग अपने कुछ टूल्स वगैरह भी बना देते थे, तो इससे पता चलता है बेसिक नॉलेज तो थी इनके पास। अब रिसेंट जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो क्या बताते हैं कि न्यू आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स रिवील दैट अराउंड 7000 BCE सम अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज स्टार्टेड टू डेवलप इन द रीजन। अब 7000 BCE का जब टाइम आता है तो इसी टाइम पर ये कम्युनिटीज धीरे धीरे डेवलप करने लगी और ग्रेजुअली धीरे धीरे ये कम्युनिटीज का डेवलपमेंट हुआ, इसका इवोल्यूशन हुआ और एक टाइम पे ये मैच्योर हड़प्पन पीरियड स्टार्ट हुआ फिर धीरे धीरे। तो दिस स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ, ठीक है, धीरे धीरे ये ग्रोथ हुई है, इसी से एक बहुत बड़ी मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारे सामने आई जो कि अपने गोल्डन फेज में थी।
इट शोज हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्मॉल एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स टू एडवांस अर्बन सेंटर, कि कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो पहले एक छोटा सा एरिया था अब वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। ये लोग अपना गुजारा कैसे करते थे। सबसिस्टेंस का बेसिकली मतलब यही होता है कि अपना गुजारा कैसे होता है। ठीक है, तो देखो ये तो हमने पहले पढ़ा कि ये लोग एनिमल हस्बेंड्री, फार्मिंग, ये सब ये लोग करते थे। तो इसी को थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं भाई, क्या करते थे आइए देखते हैं। सो हड़प्पन्स लव्ड फूड एंड एट बोथ प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड डिशेस, यानी कि खाना इनको बहुत अच्छा लगता था, प्लांट बेस्ड भी खाना आता था, एनिमल बेस्ड भी आता था, मील्स नॉनवेज भी ये लोग खाते थे। दे एट वट एवर दे कुड फाइंड, नॉट पिकी एट ऑल, मतलब जो मिल गया वो ये खा लिया करते थे अच्छे से। प्लांट फूड्स होते थे ज़्यादातर, और इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं क्योंकि कुछ ऐसे ग्रेन्स मिले हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सीड्स मिली हैं खुदाई में जो कि ये इंडिकेट करती है कि हाँ ये लोग ये चीज़ को खाते होंगे। आर्कियो बोटनिस्ट, अब आर्कियो का मतलब होता है कोई चीज जो पुरानी चीज हो रही है, और बोटनिस्ट यानी कि जो प्लांट्स के साइंटिस्ट हैं। तो आर्कियो बोटनिस्ट यानी कि पुराने पुराने प्लांट्स की स्टडी करने वाले जो लोग हैं। तो द स्टडी ऑफ एंशिएंट ग्रेन्स एंड सीड्स, यानी कि पुराने प्लांट्स, सीड्स और ग्रेन्स की जो स्टडी होती है उसको कौन करता है, आर्कियो बोटनिस्ट लोग करते हैं। तो आर्कियो बोटनिस्ट लोग जब हमें बताते हैं, ये लोग एक्सपर्ट हैं, ये केयरफुली एग्जामिन करते हैं और फिर बताते हैं कि हड़प्पन्स लोग ये तरीके के सीड्स वगैरह यूज करते थे, ये तरीके के ये लोग ग्रेन्स वगैरह यूज करते थे। अब मैं आपको बताता हूं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन कौन से ग्रेन्स यूज होते थे। सबसे पहले व्हीट आता है आपका, गेहूं, इट्स बेसिक फूड आइटम, प्रोबेबली यूज टू मेक रोटी वगैरह के लिए यूज होता है आपका। फिर आता है बार्ले, एक ओल्ड और हेल्दी ग्रेन है, ठीक है, यूजुअली ओट्स की तरह होता है, जैसे ओट्स वगैरह हम खाते हैं तो उसी तरीके से ही होता है। फिर आता है आपका लेंटिल, यानी कि आपकी दालें, अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और इसको खाने में ये लोग मस्त एकदम बनाते थे दाल की तरह। फिर चिक भी आता है जिसको हम चना कहते हैं, तो चना भी बहुत अच्छा कार्ब और आप कह सकते हो कि प्रोटीन का सोर्स है भाई, न्यूट्रिएंट इसमें बहुत अच्छे खासे होते हैं, एक रिलायबल लेग्यूम है। सीसम आ जाता है भाई, ऑयल के लिए भी यूज हो रहा है, सीसम का ऑयल बनता है। इसके अलावा टेस्ट के लिए भी इसको ऐड किया जाता है, फ्लेवर के लिए ऐड किया जाता है। और इसके अलावा मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स भी है, ठीक है, ये ग्रेन्स आपको मेनली गुजरात में मिलते हैं, मिलेट्स वगैरह। और अगर आप देखोगे लोग बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल रखते थे उस टाइम पे जो हड़प्पन्स थे। राइस की बात करें तो बहुत रेयर है, हो सकता है स्पेशल फूड हो, कभी कभी बनता हो, ऐसा यूजुअली डेली नहीं बनता था, बहुत ही रेयर जगहों पर ऐसा मिला है कि ये लोग राइस खाते हो। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, अब मैं आपको बताता हूं कि ये लोग एनिमल दो तरीके के रखते थे, एक तो डोमेस्टिकेटेड और एक यहां देखने को मिलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। तो ये कैसे पता चलता है, क्योंकि इन एनिमल्स की मरने के बाद जो हड्डियां हैं वो मिली हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह को। तो जो इनकी बोन्स हैं, कैटल की, शीप की, गोट की, बफेलो की, पिग की, ये डिस्कवर हुई और स्टडीज की गई आर्कियो जूलॉजिस्टों को द्वारा। आर्कियो यानी कि पुराना, जूलॉजिस्ट यानी कि जो एनिमल से रिलेटेड स्टडी करते हैं। सो आर्कियो जूलॉजिस्ट मींस वो लोग जो पुराने पुराने टाइम के एनिमल्स की बोन्स की स्टडी करते हैं। तो वो हमें बताते हैं कि कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया था और कौन से को नहीं। तो कौन कौन से एनिमल है, जो एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है भाई, मिल्क मिल रहा है, मीट मिल रहा है, ठीक है, इसके अलावा वूल है और मीट है, शीप और गोट से आ रहा है। प्रोटीन सोर्स है आपका पिग, हो सकता है लोग नॉनवेज खाते हो, प्रोटीन सोर्स के रूप में पिग को रखते हो, इट कैन पॉसिबल। फिर है वाइल्ड एनिमल्स। अब मैं आपको वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताता हूं। तो इनकी भी हड्डियां मिली हैं, जैसे बोर है, बोर क्या है, जंगली सुअर। इसके अलावा डियर है, घड़ियाल है, ये जो आप देख रहे हो ये घड़ियाल, काइंड ऑफ क्रोकोडाइल, देसी घड़ियाल, तो ये मिला है। ये अभी तक अनक्लियर है कि क्या पता ये हड़प्पन्स इनकी हंटिंग करते थे या नहीं, या ये कहीं से लेकर आते थे मीट वगैरह नियर बाय हंटिंग कम्युनिटीज से खरीद के, ये अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है। फिर आता है फिश एंड फाउल। फिश तो आपको पता होगा, ये लोग फिशिंग वगैरह भी करते थे। फाउल क्या है, मुर्गे की तरह ही होता है, पर वो मुर्गे से थोड़ा अलग होता है, ये बर्ड ही होता है काइंड ऑफ। तो ये बताता है कि ये लोग फिशिंग करना जानते थे और हंटिंग भी करते थे, तो इनका फूड जो है वो हर तरीके से आता था। हड़प्पन फार्मिंग टेक्निक्स, अब मैं आपको हड़प्पन फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में बताता हूं। हाउ डिड दे फार्म, खेती वो लोग कैसे करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड लॉट्स ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हड़प्पन साइट्स। हमें हड़प्पन साइट से बहुत ज्यादा ग्रेन्स मिलते हैं और इससे पता चलता है कि फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी उनके लिए, बट द एग्जैक्ट वे
वो एग्जैक्ट तरीका क्या था जिससे वो फार्मिंग करते थे, ये अभी तक पता नहीं चला। वी डोंट नो फॉर श्योर व्हाट टूल्स दे यूज्ड। अभी तक ये पक्का नहीं पता चलता है कि वो लोग कौन कौन से टूल्स को यूज करते थे, लेकिन इतना पक्का पता है कि वो लोग एग्रीकल्चर वगैरह करते थे। सम एक्सपर्ट्स थिंक दे यूज सिंपल वुडन प्लॉज। देखो भाई, खेतों में हल चलता है तो पहले क्या है, आयरन तो था नहीं, लकड़ी का होगा। तो ऐसे ही हमें एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भाई पक्का जो ये लोग लकड़ी के प्लॉज यूज करते थे। सिंस मैनी सिटीज वर नियर रिवर्स दे प्रोबेबली यूज्ड फ्लड वाटर्स टू वाटर देयर फील्ड्स। और मोस्टली इनके जो शहर हैं वो रिवर के आसपास थे, तो वो जो फ्लड वाटर आता है हर साल, उसी पानी को ये लोग अपने खेतों में यूज करते होंगे। तो दे माइट हैव ऑल्सो ग्रोन क्रॉप्स, हो सकता है इन्होंने क्रॉप्स वगैरह भी उगाई हों, ठीक है, और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग, तो दिमाग तो था इनमें। बुल पावर, अब ये देखो भैंस के अलावा एक होता है बैल, जो बुल होता है, तो वो बहुत यूज होता था। द हड़प्पन्स यूज्ड बुल्स मेनली फॉर फार्मिंग। बैल का यूज होता है खेती करने में, फार्मिंग में। इसके अलावा जब उससे जुताई करवाई जाती है, जिसको कहा जाता है प्लॉइंग, तो पुलाइंग के टाइम पे ये आपका बुल यूज हो रहा था। और इसका एविडेंस मिला है अपने को। एक तो वो जो सील है ना, मैंने बताया था चौकोर सी स्टैंप काइंड ऑफ, तो उसके ऊपर ये छपा हुआ था जो बुल था, तो बताता है बुल्स तो थे इनके पास। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को सील्स मिली, और कुछ को टेराकोटा। टेराकोटा क्या है भाई, बेसिकली मिट्टी, और मिट्टी का कुछ ऐसा खिलौना बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो खिलौना जो होता है वो छोटे छोटे बुल्स का बना हुआ है। अब सोचो कि अगर ये बुल्स का खिलौना बना रहे हैं, इट मीन्स वो बुल होंगे ना उसके पास, उनको नॉलेज होगी। बैलगाड़ी का बुलक कार्ट होता है जो, उसका भी खिलौना मिला है। सो ये, तो दीज फाइंडिंग्स सजेस्ट दैट बुल्स वर यूज्ड टू पुल प्लॉज, यानी कि जो हल होता है उसको खींचने के लिए यूज होता था, जो बुल्स का काम यही था बेसिकली। मिनिएचर प्लॉ मॉडल्स मिले, जो मैंने आपको बताया, छोटे छोटे खिलौने मिले हल के। ये कहाँ से मिले, चोलिस्तान से, जो कि पाकिस्तान में है, बनावली जो कि हरियाणा में है इंडिया में। तो ये 2-3 जगहों से छोटे छोटे खिलौने हमें मिलते हैं। तो दीज टाइनी मॉडल्स शो दैट, ये छोटे छोटे टाइनी मॉडल्स हमें ये बताते हैं कि जो हड़प्पन्स हैं वो अपने जो फार्मिंग टूल्स होते थे उनका छोटे छोटे वर्जन भी बनाते थे खिलौने टाइप के, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि बुल्स का तो बहुत बड़ा रोल था। कालीबंगन फार्मिंग टेक्निक। अब एक जगह है कालीबंगन। कालीबंगन जो है वो राजस्थान की एक जगह है, और कालीबंगन के अंदर क्या मिला है मैं आपको बताता हूं। एट कालीबंगन आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड क्रॉस पैटर्न फरोज। मैं आपको फोटो दिखाता हूं तब आपको समझ आएगा। इतना समझ लो, राजस्थान की एक जगह है कालीबंगन। आप मेरे पीछे देखिए, एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन ऐसे आ रही है, फिर एक लाइन ऐसे आ रही है, फिर एक लाइन ऐसे आ रही है, फिर एक लाइन ऐसे आएगी, एक ऐसे आएगी। ये कहते हैं क्रॉस पैटर्न। तो ये दिखाता है कि एक तो यहाँ पे खेती कभी ना कभी हुई थी, दूसरा चीज ये इस चीज को भी इंडिकेट करता है कि ये लोग एक टाइम पे डबल क्रॉपिंग कर रहे हैं, ड्यूअल क्रॉपिंग, क्योंकि क्रॉस फरोज है, ठीक है, 2 तरीके से आ रहे हैं। तो ये पता चलता है कि इनका फार्मिंग का दिमाग कितना एडवांस था, एक टाइम पे 2-2 खेती करते थे। व्हाट डज इट मीन? So these cross pattern furrows shows that the Hadappans practice double cropping. Double cropping means एक टाइम पे 2 फसल उगा रहे हैं ये लोग। So this means they grew 2 different crops, यानी कि एक ही सीजन में एक टाइम पर 2 अलग अलग फसल ये लोग उगा पा रहे हैं। So it was a clever move और clever way to save a space। एक जगह पे आप स्पेस भी बचा रहे हो, टाइम भी बचा रहे हो, और 2-2 क्रॉप्स भी उगा रहे हो, ठीक है। ये हो जाएगा। वाटर मैनेजमेंट। अब देखो भाई, कहीं पे आप रहोगे तो वाटर का मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, बिना पानी के तो काम चलेगा नहीं। तो हड़प्पन साइट्स वर मोस्टली इन ड्राई एरियाज। ज्यादातर जो हड़प्पन्स थे वो रिवर के पास तो थे ही, लेकिन एरियाज उनके कुछ कुछ ड्राइज भी थे जहाँ पे पानी नहीं मिलता था। सो हड़प्पन्स लोगों ने ऐसे में क्या किया, वो मैनेजमेंट में बहुत अच्छे थे। सो दे बिल्ट वेल्स, यानी कि कुआं उन्होंने बनवाया टू गेट वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर निकालने के लिए कुआं बनवाया। और इन्होंने वाटर के रिजर्वर्स बनवाए जहां पे पानी को बचा के रखते थे। टैंक वगैरह बनवाए, रेन वाटर हार्वेस्ट क्या कहते हैं, रेन वाटर वगैरह स्टोर करने के लिए। कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जहां का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, जहां पानी को रीयूज वगैरह भी ये लोग करते थे अलग अलग पर्पज से। तो वाटर मैनेजमेंट वॉज नेक्स्ट लेवल। अब मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। ये जो आप फोटो मेरे सामने देख पा रहे हो, इसको कहते हैं कैनाल, यानी कि एक नहर का फोटो है। तो नहर का पानी आपके खेतों में जाता है, तो इरिगेशन के लिए नहरों का यूज होता था। ट्रेसिस ऑफ कैनाल्स, टूटी फूटी कुछ नहरें मिली हैं हमें अफगानिस्तान से। मैंने आपको बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्प्रेड अफगानिस्तान तक भी था।
तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसकी एक साइट अफगानिस्तान के शोरतुगई में मिलती है जहां पर कैनाल्स मिले हैं। इट मींस जो पानी है वो कैनाल्स के पानी से जो है वाटर में जो वाटर है वो आता था और इरिगेशन वगैरह होता था फील्ड्स का। हाउएवर इन पंजाब एंड सिंध नो कैनाल रिमेन्स हैव बीन फाउंड। पंजाब और सिंध में हो सकता है कि भाई जो नहरें हैं वो टूट फूट गई हो। अब यार 4-4 5-5 हजार साल पुरानी बातें हैं, हो सकता है टूट भी जाती हो नहरें, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब मैं आपको वेल्स के बारे में बताता हूँ। कुएं के बारे में बहुत ही फैसिनेटिंग सा फैक्ट है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये बहुत एक तो रिलायबल सोर्स है, पक्का आपको पानी मिल जाएगा। एंड ग्राउंड वाटर ये लोग एक्सट्रैक्ट करते थे, जहाँ पे सरफेस वाटर, देखो दो तरीके का वाटर है, सरफेस यानी कि जो रिवर से आ रहा है, ग्राउंड यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है। तो ये दो तरीके का पानी था। इसके अलावा अगर मैं आपको आगे लेके चलूं, हड़प्पन टूल्स, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा टूल वगैरह के बारे में भी बताऊंगा। उसके पहले आप एक बार वाटर रिजर्वर देख लो, ठीक है, टूल्स को बाद में पढ़ेंगे। धोलावीरा नाम से एक जगह है गुजरात। वीरा और गुजरात का कनेक्शन है, क्योंकि वीरा को क्या कहते हैं हम, भाई को गुजराती में कहते हैं वीरा। तो समझ जाना कि जब धोलावीरा, तो ये वीरा से याद कर लेना गुजरात। तो वहां पे मिला है वाटर का रिजर्वर। ये देखो यहाँ पे क्या है, टैंक काइंड ऑफ बना रखा है, जब पानी आएगा बारिश वगैरह का तो इसमें स्टोर हो जाएगा। सो एट धोलावीरा दे बिल्ट वाटर स्टोरेज टैंक, यानी कि ताकि पानी को कलेक्ट कर सके, स्टोर कर सके। सो इट शोज दैट देयर स्मार्ट प्लानिंग, वो कितने लोग स्मार्ट हैं, इससे ये भी हमें पता चलता है बहुत अच्छे से। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन टूल्स सिंपल एंड स्मार्ट। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो अपने टूल्स को बहुत ही सिंपली बनाते थे और बहुत स्मार्ट वे में बनाते थे। सो द हड़प्पन्स मेड देयर टूल्स इन अ सिंपल वे बट इन क्लेवर वे। सो दे फोकस्ड ऑन मेकिंग टूल्स, ये जो अच्छे से काम करते हो, जो उनको डेली में यूज में काम आ जाए, ऐसे टूल्स ये लोग बनाते थे, बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल टूल्स। सो एक तो स्टोन के टूल्स होते थे, दे यूज शार्प स्टोन ब्लेड्स, यानी कि मैं आपको फोटो दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपके सामने फोटो है, यहाँ पे इसका हैंडल जो है वो वुडन का है, फिर रस्सी से बांध के आगे शार्प ब्लेड बना दिया पत्थर का, इसको कहा जाता है स्टोन के टूल्स। और ये है कॉपर के टूल्स। तो देयर वर टू काइंड ऑफ टूल्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेटल टूल्स और स्टोन टूल्स, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोहेंजोदारो अ प्लैन्ड अर्बन सेंटर। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि ओल्डेस्ट सिटी कौन सी है, ठीक है, तो आपको आंसर देना है हड़प्पा। अगर यहीं आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा बिग, सबसे ज्यादा अर्बन, इन तीनों में से अगर कुछ भी अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको आंसर देना है मोहेंजोदारो। जो सबसे बड़ी है, सबसे फेमस है, बहुत पॉपुलर है, वो मोहेंजोदारो है। और वहीं अगर जो ओल्डेस्ट की बात करें तो वो है हड़प्पा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लैन्ड अर्बन सेंटर था जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, व्हाट मेड मोहेंजोदारो स्पेशल, आखिर ऐसा क्या स्पेशल था मोहेंजोदारो जो इतना स्पेशल बन गया। सो वन ऑफ द मोस्ट यूनिक थिंग्स अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इट्स प्लैन्ड अर्बन सेंटर। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे ज्यादा अगर यूनिक कोई चीज है तो वो उसके प्लान्ड अर्बन सेंटर्स हैं, ठीक है। और ये मोहेंजोदारो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा, क्योंकि एक प्लान्ड सिटी थी। मोहेंजोदारो वाज नोन फॉर इट्स सिस्टमैटिक लेआउट। उसका जो पूरा लेआउट था, सिटी का जो लेआउट है, वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बनाई हुई थी। सो द सिटी वॉज डिजाइंड विद अ फोकस ऑन बोथ एस्थेटिक्स एंड फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी के पर्पज से हो या एस्थेटिक्स के पर्पज से हो, दोनों तरीके से सिटी बहुत अच्छे से बनाई हुई थी। एंड इसकी जो स्ट्रीट्स थी, यानी कि जो गलियां सड़कें, वो एकदम स्ट्रेट हैं। ऐसे नहीं है कि टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं कहीं से भी कच्ची पक्की, नो, स्ट्रीट्स एकदम स्ट्रीट मतलब एकदम स्ट्रेट थी, जैसे 90 डिग्री का एंगल होता है। ऑर्गेनाइज्ड बिल्डिंग्स थी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। तो मोहेंजोदारो इज द मोस्ट फेमस हड़प्पन साइट एंड द फर्स्ट साइट वॉज एक्चुअली हड़प्पा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, सबसे फेमस है मोहेंजोदारो और सबसे पहले जो एक्सकेवेटेड साइट है दैट वॉज हड़प्पा। द सिटीज इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड टू मेन पार्ट्स, यानी कि मोहेंजोदारो या फिर हड़प्पा, ये जो मेन सिटीज हैं, इसमें पूरी सिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहला पार्ट है सिटाडेल। मैं आपको फोटो दिखाता हूं, जस्ट लुक एट दिस फोटोग्राफ।
आप यहाँ पे अगर देखोगे ये जो हाइट पर बना हुआ है, जो बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है, इट इज कॉल्ड सिटाडेल। ठीक है, इसको सिटाडेल कहते हैं। और ये जितना भी नीचे आप देख रहे हो एरिया, ये कहलाता है लोअर टाउन। ठीक है, इसको आप कहोगे लोअर टाउन। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो, जो लोअर टाउन है वो एरिया में बहुत बड़ा है लेकिन हाइट में छोटा है, लेकिन जो सिटाडेल है वो एरिया में बहुत छोटा है लेकिन हाइट में लंबा है। तो ये दोनों के बीच एक डिफरेंस है। अब मैं आपको सिटाडेल के बारे में बताता हूं। स्मॉलर है बट हायर है जो सिटाडेल है। सो दिस एरिया वॉज बिल्ट ऑन रेज्ड मड ब्रिक्स, यानी कि ईंटों के ऊपर इसको बना रखा है ऊंचा करके, और ये बहुत ऊंचा है। एक इलीट एरिया है जहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट खास लोग क्या पता रहते हो। एंड इट हैड स्ट्रॉन्ग वॉल्स, इसकी दीवारें बहुत पक्की हैं, और इसको जो इसकी दीवारें हैं वो इतनी पक्की दीवारें हैं, आप अगर यहाँ पे देखो कि लोअर टाउन से सेपरेट करती हैं। अब अगर मैं आपको लोअर टाउन के बारे में बताऊं, ये लार्जर है बट लोअर है। वो क्या था, हायर था बट लार्जर नहीं था। ठीक है, सो दिस एरिया वॉज बिगर बट एट अ लोअर लेवल। ठीक है, ये बहुत बड़ा एरिया है बट लो लेवल पे। इट वॉज वेयर कॉमन पीपल लिव, यहाँ पे नॉर्मल जो अपने कॉमनर्स हैं वो रहते थे। इट ऑल्सो हैड वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि इनकी भी दीवारें बहुत अच्छे से बनी हुई थी प्रोटेक्शन वगैरह के लिए। सो मोस्ट बिल्डिंग्स वर ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म्स टू कीप देम स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। जो इनका प्लेटफॉर्म था, जो इनकी नींव है, वो थोड़ी सी ऊंची करके ये लोग बनाते थे अपना घर वगैरह, ये बहुत पक्का होता था। सिटी प्लानिंग, हाउ डिड द हड़प्पन्स बिल्ड। हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोगों ने अपनी सिटीज को कैसे बनाया। सो द हड़प्पन्स प्लान देयर सिटीज बिफोर बिल्डिंग दैम। जैसे कि आज के जो मॉडर्न बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सिटीज को बनाने से पहले वो उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं। तो सबसे पहले ये लोग अपनी फाउंडेशन बनाते थे। सो दे बिल्ट प्लेटफॉर्म्स फर्स्ट, पहले एक प्लेटफॉर्म बनाते थे। ठीक है, ये नींव बनाते थे प्लेटफॉर्म, इसी के ऊपर फिर वो अपना कंस्ट्रक्शन करते थे। ऐसे नहीं रैंडम कहीं पे भी घर बना दिया टेढ़ा मेढ़ा, नो, पहले प्लेटफॉर्म बनता था। सो दिस वे देयर वाज नो रैंडम बिल्डिंग। ठीक है, रैंडमली कोई भी बिल्डिंग नहीं बनती थी, याद रखना। अब मैं आपको ब्रिक्स के बारे में एक पॉइंट बता रहा था, मैंने आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपको एक लाइन बताई थी कि ब्रिक्स बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज थी। कैसे, देखो, द हड़प्पन्स यूज्ड स्टैंडर्ड साइज ब्रिक्स, यानी कि जितने भी साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, सभी में एक जैसी ब्रिक्स मिली हैं। जो उनका रेशियो है वो सेम है। जो ब्रिक्स की लेंथ है वो उसकी हाइट की 4 टाइम्स है, और जो उसकी ब्रिथ है वो उसकी हाइट की 2 टाइम्स है। यही रेशियो पूरे सिविलाइजेशन में मिला है, सारे के सारे ईंटों का। ठीक है, अब आपको आगे बताता हूं। ब्रिक्स वर ईदर सन ड्राइड और बेकेड, या तो ईंटों को धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था, वहां पे सूख जाती थी, और या फिर उनको भट्टी के अंदर सुखाया जाता था, जो ईंटों की भट्टी होती है आपकी यूजुअली। नो मैटर विच साइड यू विजिट, कहीं भी चले जाओ, यू फाइंड द सेम टाइप ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ आपको एक ही तरीके की ब्रिक्स देखने को मिलेंगी, और उसकी सिमेट्री वैसी की वैसी ही मिलेगी, और यूनिफॉर्मिटी भी बहुत आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। मींस एक जैसी वो ईंटें वो लोग बनाते थे। हड़प्पन ड्रेनेज, क्लीनलीनेस फर्स्ट। अब मैं आपको ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं। सो वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिटीज वाज देयर वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। सबसे अच्छा खासा जो फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो है उनका ड्रेनेज सिस्टम। और उन्होंने ग्रिड पैटर्न में अपने नालियों को, यानी कि जो उनके ड्रेन्स हैं, और अपनी सड़कों को, जो उनके स्ट्रीट्स हैं, उसको बनाया था। अब ग्रिड पैटर्न क्या होता है, देखो, ये एक लाइन ऐसे आई, एक लाइन ऐसे आई, फिर ये लाइन यहां से आ रही है, फिर एक लाइन यहां से आ रही है, और ये लाइन से एकदम स्ट्रेट है, इफ यू कैन सी। यही हमारा ग्रिड पैटर्न है, और हर लाइन 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती है राइट एंगल पर। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बहुत अच्छे से ये लोग बनाते थे। जो रोड है वो इंटरसेक्ट करते हैं एट द राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री, और इससे पता चलता है प्रॉपर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बन रहे हैं हर गली में। तो ये दिखाता है कि कितना स्मार्ट थे वो लोग। ड्रेनेज एंड हाउसिंग, देखो, ड्रेन्स वर प्लान्ड अलोंग साइड द रोड्स, यानी कि रोड के किनारे किनारे नालियां बना दी जाती थी, क्योंकि जो हाइजीन है वो इनकी प्रायोरिटी है, यानी कि साफ सफाई, नालियां होना बहुत जरूरी है। हाउसेज वर बिल्ट नेक्स्ट टू द ड्रेन्स, यानी कि नालियों के आसपास ही घर बनाए जाते थे, सो दैट डोमेस्टिक वेस्ट को डायरेक्टली फ्लो, जो घर का कचरा है, जो गंदा पानी है, सीधा नालियों में चला जाए। दिस सेटअप मेड वेस्ट डिस्पोजल इजी, इसकी वजह से क्या हुआ, जो जितना भी वेस्ट होता है उसका डिस्पोजल बहुत इजी हो गया। तो देखो, ये एक फोटो है, और यहां पे आप देखो ये नाली एकदम सीधी नाली,
और यहाँ से घर की नाली आ रही है, इसका पानी यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो यही आई वॉज ट्राइंग टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि इस तरीके से इनकी नालियाँ होती थी। अब देखो स्मार्ट डिजाइन, एवरी हाउस हैड एट लीस्ट वन वॉल फेसिंग द स्ट्रीट मेकिंग ड्रेन एक्सेस इजी। हर घर की एक दीवार तो एटलीस्ट नाले की तरफ होती थी ताकि वो पानी वहां से बाहर आ जाए घर का। दिस वे वाटर फ्रॉम एवरी हाउस, हर घर का पानी क्विकली जल्दी से जल्दी आ सकता है मेन ड्रेन में, यानी कि वाटर लॉगिंग तो होती ही नहीं थी। जैसे अपने मैं रहता हूँ दिल्ली में, यहाँ पे बारिश होती है तो बड़े बड़े रोड जो है एकदम डूब जाते हैं और सड़कें वगैरह जो हैं एकदम ऐसी हो जाती हैं, पानी से भर जाती हैं। पर ऐसी वाटर लॉगिंग की समस्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं होती थी, ये चीज़ आपको बता दूं। प्लानिंग बिफोर बिल्डिंग, यानी कि प्लान बिफोर बिल्ट, सो दे ऑलवेज प्लान द सिटी फर्स्ट, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, और उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन करते थे, यानी कि कोई रैंडम कंस्ट्रक्शन नहीं होता था। अगेन मैंने आपको बता दिया है। अब लेबर की बात करें तो यार इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, इतना बड़ा शहर है, इसको बनाने के लिए लोग भी लगे होंगे। सो बिल्डिंग द सिटी टुक अ ह्यूज वर्कफोर्स, बहुत ज्यादा अच्छे खासे लेबर वर्कर्स की जरूरत पड़ी होगी। एवरी हाउस एंड ड्रेन वॉज बिल्ट इन अ सिस्टमेटिक वे, क्योंकि इतने सिस्टमेटिक वे से हर गली को, हर नाली को बनाया है, तो इट शोज दैट कि वो लोग कितना हार्ड वर्किंग थे जो उस टाइम के लेबर वाले लोग थे। हाइजीन की बात करें तो देयर ड्रेनेज सिस्टम वाज सो गुड, हाइजीन के मामले में बहुत नेक्स्ट लेवल था। इट कुड बी एट मैनी मॉडर्न सिटीज बीट, यानी कि कितने भी बड़े से बड़े शहर आज की डेट में भी ले आओ, उसको भी हड़प्पन हरा सकते हैं हाइजीन के मामले में। तो द ड्रेन्स वर डिजाइन, ये इस तरीके से नालियां बनाई की, मतलब जो उनका डिजाइन था वो ऐसा था कि पानी एक जगह अटके ना। ओके, अब है हड़प्पन होम्स, इनके घरों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आखिर हाउ दे लिव्ड, वो रहते कैसे थे। तो जो लोअर टाउन है, मैंने आपको बताया एक तो सीटाडेल है जो हाइट पे बना हुआ है, एक लोअर टाउन है जो नीचे बना हुआ है। तो जो लोअर टाउन है वहां पे ज्यादातर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वहां पे बहुत सारे घर हैं। तो इनके घरों में कोर्ट यार्ड होता था। कोर्ट यार्ड क्या है, बेसिकली आपका आंगन। आंगन में आप आज भी गाँव में चले जाओ, आंगन वगैरह होते हैं। सो द हाउसेज हैड अ सिंपल एंड प्रैक्टिकल डिजाइन, बहुत सिंपल घर बनाते थे ये लोग, ज्यादा फैंसी नहीं थे। मोस्ट होम्स वर बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड, ज्यादातर जो घर होते थे उनके सेंटर में एक आंगन होता था, कोर्टयार्ड होता था, और इस कोर्टयार्ड में कुकिंग हो जाती थी, कभी कभी खाना पका लेते थे, वीविंग का काम हो जाता था, कुछ लोग रिलैक्स करते थे अपनी जो है अपनी चारपाई वगैरह डाल के, ठीक है, स्पेशली इन द हॉट एंड ड्राई वेदर। ठीक है, जब गर्मियां होती थी तो हवा वगैरह सही आती है आंगन में, हर कोई बैठ जाता था। प्राइवेसी, इनके घरों में प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था। जो जितने भी वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उनमें कोई विंडो नहीं है, यानी कि कोई बाहर से ऐसा देख नहीं सकता ताक झाक करके कि अंदर क्या चल रहा होगा। सो द मेन एंट्रेंस वॉज डिजाइन सो दैट यू कुड नॉट सी डायरेक्टली इनटू द कोर्टयार्ड। और जो मेन एंट्रेंस है, देखो एक तो घर का मेन गेट होता है और एक आपके कमरे का अलग होता है। मेन गेट जो होता है आपका, वहां से भी अगर कोई आता है तो वो देख नहीं सकता कि सीधा कोर्टयार्ड में क्या चल रहा होगा। ओके, इतनी प्राइवेसी का ध्यान रखा हुआ था। हर घर में बाथरूम होता था। ईच हाउस हैड अ ब्रिक पेव्ड बाथरूम, यानी कि ईंटों का पक्का बाथरूम, और द बाथरूम ड्रेन्स वर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। जो बाथरूम की नाली होती है वो गली की नाली से सीधा सीधा कनेक्टेड थी। ओके, और वाटर लॉगिंग वगैरह नहीं होती थी। स्टेयर केस फॉर अपर फ्लोर्स, अगर आपको ऊपर जाना है घर के तो 2 मंजिल तक भी घर होते थे, तो उसके लिए हर घर में सम हाउसेस हैड स्टेयर केसेस, ठीक है, सीढ़ियां होती थी, और जिससे कि आप अपर फ्लोर पे जा सकते हो और बहुत अच्छा व्यू मिलता था इससे। फिर आता है वेल्स फॉर वाटर, यानी कि हर घर में कुएं वगैरह भी बने होते थे। मैनी हाउसेस हैड देयर ओन वेल्स, हर घर में अपने खुद के कुएं होते ही होते थे, कुएं बनाना इनके वहां पे बहुत ट्रेंड में था। तो सम वेल्स वर ऑल्सो एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड फॉर पासर्स, यानी कि कोई आते जाते के लिए भी वहां पे वो लोग कुएं बनाते थे घर के बाहर, बाहर वाले कमरे में, जिससे अगर किसी को प्यास लगी है तो आके पानी पी ले। मोहनजोदारो के अंदर, मोहनजोदारो जो सबसे पॉपुलर सिटी थी, वहां पे अराउंड 700 वेल्स मिले हैं। सोचो भाई, 700 वेल्स कम नहीं होते, इतने सारे कुएं एक मोहनजोदारो से सिर्फ मिले हैं। तो इससे पता चलता है अपनी पानी की नीड्स के लिए वो लोग बहुत प्रिपेयर्ड थे। अब मैं आपको सीटाडेल के बारे में और अच्छे से बताता हूं कि आखिर जो आपका सीटाडेल था वहां पे क्या क्या बिल्डिंग्स थी। आपके दिमाग में तो आया होगा कि यार इतना ऊपर जो इन्होंने बना रखा है, यहाँ पे लोग करते क्या थे। तो देखो, सबसे पहले वहां पे एक वेयर हाउस मिला है, अ ह्यूज स्ट्रक्चर वेयर द लोअर पार्ट मेड ऑफ ब्रिक्स स्टिल एग्जिस्ट। जो वेयर हाउस है, जिसको आप गोदाम समझ लो हिंदी में,
तो इसका जो बेस है वो ईंटों का है, कहीं कहीं पे लकड़ियां भी यूज करी हैं ऊपर की तरफ, तो लकड़ियां तो गल गई लेकिन आज भी ईंटें हैं। तो द अपर पार्ट प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, वुडन का जो पार्ट था वो डिके हो गया, लकड़ी गल गई है। इट वॉज लाइकली यूज टू स्टोर ग्रेन्स, वेयर हाउस का बेसिकली काम ये था कि जो आपका जितने भी आपके ग्रेन्स वगैरह होते हैं वो इसमें रखे जाते थे, जो सामान होता था आपका अनाज वगैरह। अब हम बात करेंगे ग्रेट बाथ के बारे में। ग्रेट बाथ इट्स काइंड ऑफ स्विमिंग पूल। मैं आपको फोटो दिखाता हूं, देखो पहले आप इस फोटो को अच्छे से एनालाइज करो। आपको इसमें दिखेगा एक टैंक है जहां पे पानी है, इसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं, यहाँ पे कुछ कमरे भी बने हुए हैं। फोटो को अपने दिमाग में बसा लो। ये फोटोज इसीलिए आपको मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको रटना ना पड़े, आपको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं ग्रेट बाथ के फीचर्स। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर, अगर सिटाडेल की बात करें ऊंचाई पर जो बना हुआ था, सबसे जो फेमस स्ट्रक्चर है वो ग्रेट बाथ है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्विमिंग पूल। इसका स्ट्रक्चर है एक रेक्टेंगुलर शेप में, आपको एक टैंक टाइप ऑफ दिखा होगा, और वॉकिंग एरिया था इसके आसपास का, कॉरिडोर वगैरह बने हुए थे, ठीक है, मैंने आपको बताया था जहां लोग चल सकते हैं, स्टेयर केसेस बनी हुई थी, ठीक है, सीढ़ियां थी। देखो ये आपका रेक्टेंगुलर टैंक हो गया, ये आपका कॉरिडोर हो गया, ये आपकी स्टेयर केसेस हो गई नीचे से ऊपर आने के लिए, ऊपर से नीचे जाने के लिए, ओके, तो ये हो गया। अब इसके अलावा उस टाइम पे सीमेंट तो होता नहीं था, सीमेंट नहीं था, तो ये लोग क्या करते थे, वाटर प्रूफिंग टेक्निक के लिए क्या करते थे, द ब्रिक्स वर सेट एट द एजेस एंड स्टक टुगेदर विद जिप्सम मोर्टर। ये ईंटों को जोड़कर जिप्सम मोर्टर नाम से ये जो मटेरियल है इससे इसको चिपका दिया जाता था ताकि टैंक लीक प्रूफ हो जाए। जिप्सम मोर्टर चिपकाने के बाद में पानी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा अ लार्ज ड्रेन, एक बहुत बड़ा नाला टाइप से भी बाहर बनाया हुआ था। कभी अगर टैंक को साफ करना हो तो टैंक का सारा पानी उस नाले में छोड़ दो और टैंक की सफाई कर दो। एक्सपर्ट्स लोग ये मानते हैं कि जो ग्रेट बाथ है हमारा, वो कोई रिचुअल बाथ लेने के लिए वो पूरा एरिया यूज होता होगा, जैसे छठ पूजा वगैरह होती है ना तो लोग उसमें जाते हैं। तो एक्सपर्ट थिंक इट वाज यूज फॉर स्पेशल रिचुअल बाथ, सेरेमोनियल कोई एक्टिविटी होती होगी। ग्रेट बाथ के आसपास कुछ और बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे 8 बाथरूम्स बने हुए हैं छोटे छोटे, मैंने आपको फोटो में दिखाया था, छोटे छोटे और भी बाथरूम्स हैं, और हर बाथरूम का एक ड्रेन है जो कि मेन कॉरिडोर वाले ड्रेन से कनेक्टेड है, जो कि बाहर बड़े ड्रेन से कनेक्टेड है। इट मींस ड्रेनेज सिस्टम वाज नेक्स्ट लेवल, और रिचुअल लिंक है इसका, ये मैंने आपको बता दिया कि ये पक्का कोई रिचुअल यहाँ पे ऐसा होता होगा। अब हम देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या सोशल डिफरेंसेस होते थे, क्या सोसाइटी में अमीर और गरीब होता था, क्या कोई इंसान बहुत अमीर था, क्या कोई इंसान स्टेटस वाइज बहुत नीचे था या बहुत ऊपर था, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले हमें ये सब पता करने के लिए क्या चाहिए होता है, हड़प्पन बरियल्स की स्टडी। बरियल्स यानी कि जब कोई मर जाता है तो उसके बाद उसको बरी कर दिया जाता है, उसको दफना दिया जाता है। तो जो हड़प्पन्स होते थे उनका बहुत सिंपल सा एक वे होता था बरी करने का, वो सीधा गड्ढा खोदते थे और उस गड्ढे में जो भी इंसान मरा है उसको दफना देते थे। तो ये होता है, इसको हम कहते हैं सिंपल पिट्स। यूजुअली दे डग बेसिक पिट्स इन द ग्राउंड, यानी कि जमीन खोदते थे और उसमें बॉडी को अंदर प्लेस कर देते थे। समटाइम्स क्या होता था, दे मेड द पिट्स अ बिट फैंसी, कभी कभी गड्ढे को थोड़ा फैंसी बना दिया जाता था, क्योंकि उसमें वो क्या करते थे, ईंटें वगैरह भी लगा देते थे। इससे क्या है, थोड़ा प्रीमियम टच आ जाता था। वरना एक तो नॉर्मल है भाई, एक कब्र ऐसी है जो बिल्कुल नॉर्मल है, गड्ढा खोदा और उसमें दफना दिया, लेकिन एक ऐसा है जहाँ पे ईंटों वगैरह का भी यूज हो रहा है। तो आर्कियोलॉजिस्ट यही से ही एक डिफरेंस समझते हैं। देखो अभी आपके सामने क्या है, एक बरियल है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये नॉर्मल बरियल होता तो सीधा गड्ढा खोद के दफना दिया जाता, लेकिन यह गड्ढा खोदा, फिर ईंटों से चिनाई करी, फिर कुछ सामान वगैरह भी उसके आसपास रख दिया। ये क्या दिखाता है कि पक्का इसका स्टेटस सोसाइटी में थोड़ा ऊपर रहा होगा, तभी इसने थोड़ा फैंसी सी अपनी कब्र को बनवाया है। और इसके अलावा ये लोग आफ्टर लाइफ में भी विश्वास करते होंगे, तभी ये इतना सारा सामान मरे हुए इंसान के साथ में रखा हुआ है। जो ग्रेव्स होती हैं यानी कि जो कब्र होती है उसके साथ में कुछ सामान ये लोग रखते थे। तो इन सम ग्रेव्स आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड पोट्री, यानी कि एक तो मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले हैं, और ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी वगैरह। में भी हो सकता है कि हड़प्पन्स लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे कि उनको ये इन सब चीजों की जरूरत बाद में पड़े। ज्वेलरी की बात करें तो बोथ मैन एंड वीमेन, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, दोनों ही ज्वेलरी तो यूज कर रहे थे भाई, पहनते थे, ठीक है, बीड्स वगैरह वाले मन के वगैरह जो वो माला होती है हर कोई पहनता था। एक एग्जाम्पल अपने को मिलता है 1980s की बात है,
हड़प्पन सिविलाइजेशन के आसपास ही एक थोड़ी सी जो है एक्सकेवेशन का काम चल रहा था। वहां पर एक सेट मिलता है 3 शेल रिंग्स का। शेल यानी कि जो वो शंख वगैरह होता है ना, जो समुद्र किनारे मिलता है, शेल, तो वो मिलता है। और जैस्पर के कुछ बीड्स मिलते हैं। जैस्पर एक मटेरियल है, एक सेमी प्रीशियस मटेरियल है। और ये टाइनी बीड्स एक इंसान के स्कल के पास पड़े थे। सोचो उसकी खोपड़ी के पास में ये सारी चीजें पड़ी हैं, तो ये क्या इंडिकेट करती हैं कि पक्का वो लोग इस चीज में मानते होंगे कि भाई वो उसको यूज करेगा। और कुछ ग्रेव्स ऐसी हैं जहां पे कॉपर के मिरर्स मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो अपने अपीयरेंस के बारे में कितना सोचते थे। मरने के बाद भी मिरर साथ में लेके जा रहे हैं भाई, सोचो ऐसा था। ठीक है, मरने के बाद भी कॉपर का मिरर साथ रहता था। इसके अलावा कोई ज्यादा लग्जरी वगैरह अपने को नहीं मिलती। हड़प्पन सिविलाइजेशन में लग्जरी उतनी नहीं थी जो बाकी के एंशिएंट कल्चर्स हैं। अगर आपने इजिप्ट वगैरह के बारे में पढ़ा है, 11th में एक चैप्टर था तूतनखामुन वाला, याद करो, उसमें भी इसके साथ कितना सब गोल्ड वोल्ड इतना सब रखा था। बट ये लोग गोल्ड वगैरह ऐसा इतना सब भरी नहीं करते थे। तो द ग्रेव गुड्स वर मोस्टली सिंपल। जो ग्रेव का सामान होता था वो बेसिकली बहुत सिंपल और बहुत प्रैक्टिकल चीजें होती थी। लग्जरी का सामान ज्यादा नहीं डालते थे वो। इसके अलावा हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, अब मैं आपको बताता हूँ जो सामान मिले हैं उसको लग्जरी और बेसिक में कैसे डिवाइड किया गया है। तो जो एवरीडे आइटम्स होती हैं उसको यूटिलिटेरियन आइटम्स कहा जाता है। तो ये आइटम्स हैं जो बेसिक हैं, जो डेली यूज में काम आती हैं, जो आसपास से मिल जाती थी उनको। जैसे पत्थर के टूल्स हैं, क्ले पॉट्स हैं, नीडल्स हैं कपड़े वगैरह सिलने के लिए। ये बहुत सिंपल चीजें थी, बहुत प्रैक्टिकल चीजें थी, जो रेगुलर टास्क इससे ये लोग करते थे। ये एक्सकेवेशन में निकली हैं। फिर आती है लग्जरी आइटम्स, जो बहुत ही हाई वैल्यू वाली आइटम्स है, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत रेयर मिली है। देखो लग्जरी हमेशा रेयर होती है। आपके क्लास में कितने लोग होंगे जिसके पास मर्सिडीज होगी? हो सकता है गलती से कोई एक आधा इंसान हो जिसके पापा के पास इतना पैसा है कि वो मर्सिडीज दिलवा रहे हैं अपने बेटे को। नॉर्मली आपके पास सिंपल गाड़ियां होंगी घरों में। तो जो लग्जरी है इट इज रेयर। कितने लोग होंगे जिसके पास आईफोन 16 होगा, प्रो मैक्स? नहीं होगा, बहुत कम लोगों के पास होगा। ठीक है, सबके पास नहीं होगा। तो लग्जरी रेयर होती है। जब कोई चीज बहुत महंगी है तो वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होती। सो ये आइटम्स बहुत ही ज्यादा रिच होते थे। जैसे कि एक एग्जांपल है लग्जरी का, वो है फयांस का पॉट। लेट मी शो यू द फयांस। सी आपके सामने ये फोटो है, इसको कहा जाता है फयांस। ये बहुत ही लग्जरी आइटम है। ये जो मटेरियल है फयांस, ये लग्जरी नहीं है। ये जो बनाने का इसका मेथड है वो बहुत लग्जरी है, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। और ये एक बेसिक मटका या कंटेनर, कुछ भी समझ लो, मिट्टी से बना हुआ देसी एकदम। ये डेली यूज में हर घर में मिल जाएगा। पर जो फयांस का पॉट है ये नहीं मिलेगा आपको हर घर में। यही डिफरेंस होता है लग्जरी और बेसिक आइटम्स में। लेकिन कभी कभी एक कंफ्यूजन होती है, क्योंकि कभी कभी मैंने आपको बताया ना, फयांस का मटेरियल लग्जरी नहीं है, उसको पॉट को बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा टफ था। समटाइम्स अ बेसिक आइटम, जैसे कि मान लो ये एक चक्की है, हाथ से जो पीसते हैं सामान वगैरह जो भी इसमें पीस लो, तो ये चक्की एक बहुत ही बेसिक आइटम है, कोई ज्यादा इतनी वो तो है नहीं। तो अगर कोई यही चक्की फायांस के मटेरियल से बना दी जाए तो क्या इसको आप लग्जरी चक्की कहोगे? नहीं, क्योंकि इसको बनाना मुश्किल नहीं है। तो कभी कभी कंफ्यूजिंग भी हो जाते हैं। बिग हड़प्पन सिटीज लाइक मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, ये 2 सिटीज ऐसी हैं जो सबसे मेन और सबसे बड़ी हड़प्पन सिटीज हैं। यहाँ पे ज्यादातर लग्जरी आइटम्स मिली हैं। मोस्टली पूरे सिविलाइजेशन की सबसे ज्यादा लग्जरी आइटम्स यही मिली हैं। और ये सिटीज बहुत ही रिच सिटीज हैं, वाइब्रेंट मटेरियल कल्चर है यहाँ पे, बहुत मटेरियल्स मिले हैं आपको, आप ये समझ लो। और जो छोटी सेटलमेंट्स हैं जैसे कालीबंगन है, चानुदाड़ो वगैरह है, वहां पे बहुत ही फ्यू फैंसी आइटम्स मिले हैं, यानी कि वहां लोग ज्यादा अमीर नहीं होंगे, वहां पे ज्यादा लग्जरियस आइटम्स नहीं मिली अपने को। ओके, अब अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड आज भी रेयर है, आज भी स्पेशल है। आज से 5000 साल पहले भी रेयर था, 5000 साल पहले भी स्पेशल था। तो गोल्ड आइटम्स वर सुपर रेयर एंड यूजुअली फाउंड इन होर्ड्स, यानी कि हिडन कलेक्शंस। लोग उसको संभाल के रखते थे सोने को, ऐसा नहीं है ये आसपास कहीं भी मिल गया। सो दिस शोज दैट इवन हड़प्पन सॉ गोल्ड एज वैल्यूएबल एंड स्पेशल। इवन क्यों यूज हो रहा है? बिकॉज आज भी हम लोग गोल्ड को बहुत रेयर मानते हैं और बहुत स्पेशल मानते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी कि हड़प्पन्स लोगों का क्राफ्ट प्रोडक्शन वगैरह कैसा था, ये मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है, ये लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या क्या अपने हाथ से खुद बनाते थे, क्या क्या चीजें करते थे, वो हम डिस्कस करेंगे।
तो देखो आपके सामने ये फोटो है, यहाँ पे ये लोग हो सकता है एक छोटी सी एक फैक्ट्री है जहाँ पे ये अलग अलग मटेरियल से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो जो सबसे बड़ा शहर है वो है चानूदारो। अब देखो, हो सकता है आपने कभी बनारसी साड़ी का नाम सुना हो, चंदेरी साड़ी का नाम सुना हो, या कोई जयपुरी प्रिंट का नाम सुना हो। एक एरिया के नाम से वहां की इंडस्ट्रीज फेमस होती है, सामान फेमस होता है। तो चानूदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक ऐसा एरिया था जो बहुत ही फेमस था अपने क्राफ्ट वर्क के लिए। यहाँ के जो आर्टिसंस, यहाँ के जो क्राफ्ट्समैन, वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, स्किल्ड थे। चानूदारो वॉज स्मॉल बट इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट। छोटी सी सेटलमेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे 7 हेक्टेयर से भी कम है इसका एरिया। आप अगर कंपेयर करो मोहनजोदाड़ो से तो वो है 125 हेक्टेयर और ये है सिर्फ 7 हेक्टेयर। छोटा एरिया है लेकिन बहुत फेमस है, क्योंकि मेनली ये क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर था। यहाँ ज़्यादा रेसिडेंशियल स्पेस नहीं था। क्राफ्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं क्या क्या चीज़ें आती हैं क्राफ्ट मेकिंग में, एक तो आता है आपका बीड्स बनाना, मन के, यानी कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बीड्स बनाना अलग अलग मटेरियल को यूज़ करके। शेल्स की कटिंग करना, यानी कि शेल्स जो समुद्र से आते हैं, ठीक है, उससे ऑर्नामेंट बनाना। मेटल का वर्क कर लो भाई, यानी कि जो आपका मेटल, अलग अलग तरीके के मेटल है, उससे टूल्स वगैरह बना लिए, डेकोरेटिव आइटम्स बना ली। सील बनाना, यानी कि वही स्टैंप जैसा, ठीक है, मिट्टी से बना ली, अलग अलग चीज़ों से बना ली। वेट्स बनाए, यानी कि तराजू बनाना, उसके बाट बनाना। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? क्राफ्ट प्रोडक्शन में। यही क्राफ्ट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है बीड मेकिंग। अब मैं आपको बताऊंगा बीड्स यानी कि मन के बनाने में क्या क्या चीजें यूज होती थी। सबसे पहले यूज होता है पत्थर, जो आपका मन का बनता है उसमें पत्थर यूज होता है। कार्नेलियन का, जो कि रेड कलर का पत्थर है, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्टज, स्टीएटाइट, ये बहुत ही कॉमन पत्थर हैं जो बीड्स बनाने के लिए यूज हो रहे हैं आपके। फिर मेटल्स की बात करें तो कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड, ये 3 मेटल से मिलकर भी मन के बनते थे, जिससे थोड़ा लग्जरियस टच आ जाता था। इसके अलावा शेल्स के भी मन के बनते हैं, फयांस के भी बनते थे, शाइनी शाइनी से बीड्स, टेराकोटा के भी बनते थे, ताकि और वैरायटी और स्टाइल आ सके। कभी कभी कुछ मनकों के ऊपर जो उसकी कैप होती है वो गोल्ड की लगा दी जाती थी, ताकि थोड़ा और लग्जरियस लुक आए। तो ये बीड मेकिंग के मटेरियल्स थे। अब मैं आपको एक पत्थर दिखाता हूँ, इसको कहते हैं कार्नेलियन। कार्नेलियन को अगर आप नोटिस करो, ये रेड कलर का है, लेकिन ये जब कच्चा कार्नेलियन होता है, जब इसको हीट नहीं किया जाता तो ये येलोइश कलर का होता है। लेकिन जब इसको हीट किया जाता है इस रॉ मटेरियल को, तो उसके बाद क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस के बाद ये रेड हो जाता है। तो ये एक फैक्ट है, याद रखना। अब 2 जगहें हैं, नागेश्वर और बालाकोट। ये दोनों जगहें सबसे पहले आपको मैं मैप पे दिखाता हूं, तब आपको याद रहेगा। देखो, ये अपना इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे एकदम ये गुजरात है, ये नागेश्वर है और ये बालाकोट है। दोनों में क्या सिमिलरिटी आपको नजर आ रही है कि ये दोनों समुद्र के किनारे हैं। समुद्र के किनारे है, कोस्टल एरिया है। तो यहाँ पे क्या है, शेल्स वगैरह बहुत मिलेंगे, शेल्स ज्यादा मिलेंगे, तो यहाँ पे छोटी सेटलमेंट्स होंगी जो शेल्स की कटिंग करके कुछ बनाते होंगे। तो नागेश्वर एंड बालाकोट ये कोस्ट लाइन के किनारे पे हैं और ये बहुत परफेक्ट एरिया है शेल्स के लिए। यहाँ पे वो शंख वगैरह मिल जाएंगे। तो ये नागेश्वर और बालाकोट फेमस था अपने शेल्स के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, चाहे वो चूड़ियां हो, बैंगल्स हो, लेडल्स हो, इनले वर्क हो, ये सारी चीजें शेल्स की जो बनती थी वो नागेश्वर और बालाकोट से आती थी। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत बड़ी थी, तो चारों तरफ उसको बेच दिया जाता था यहीं से। ठीक है, मैप मैंने आपको दिखा दिया। अब यार देखो, मोहनजोदाड़ो ये रहा, हम डिस्कस कर चुके हैं। बालाकोट नागेश्वर के बारे में डिस्कस कर लिया, धोलावीरा के बारे में डिस्कस कर लिया, चानूदाड़ो के बारे में डिस्कस कर लिया, क्राफ्ट प्रोडक्शन का हब था। कालीबंगन के बारे में डिस्कस कर लिया, वहां पे अपने को खेत मिला था। हड़प्पा के बारे में डिस्कस कर लिया, सबसे पुरानी सिटी है। इतना भी याद कर लिया ना, मैप में आपका काम हो जाएगा, इसके अलावा कुछ मत करो। इतना भी कर लिया तो मेन सिटीज तो यही है। अब इसके बाद क्या होता है, क्राफ्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जो चानूदाड़ो में भी जितना सामान बनता था इंडस्ट्रीज में, वो सारा फिर मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और बड़ी बड़ी सिटीज तक पहुंचता था इसी तरीके से। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता था। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं वो इतना श्योर कैसे होते हैं कि हम भाई चानूदाड़ो में ही क्राफ्ट प्रोडक्शन का हब था? कैसे पता चलता है भाई? रिटर्न में तो कुछ मिला नहीं अपने को। तो एक तो है रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल होते हैं जैसे स्टोन्स, शेल्स, कॉपर, जब आप खुदाई करते हो तो
तो ये रॉ मटेरियल निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं किसी जगह से तो समझ जाओ ये हब है वहाँ का। टूल्स की बात करें तो स्पेशलाइज्ड कुछ ड्रिल्स वगैरह, जो टूल्स छेद करने के लिए मन के वगैरह में, वो मिले हैं। कटर्स मिले हैं, मोल्ड मिले हैं। कुछ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, कभी भी आप सामान बनाते हो तो कभी कभी वो टूट फूट जाता है, अनफिनिश्ड रहता है, तो आप इधर उधर फेंक देते हो फैक्ट्री में, तो वो सारी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा मिलती हैं तो ये भी एक इंडिकेटर है। इसके अलावा जब भी आप कुछ बनाते हो तो बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल भी बचता है। आपने देखा है दर्जी जब कपड़े, जो टेलर अपने कपड़े वगैरह सिलता है तो बहुत कटिंग कटिंग इधर उधर फेंक देता है, या कुछ भी आप करवाने चले जाओ काम, कोई भी काम हो उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट बचता है जो इधर उधर गिरता है। तो क्राफ्ट्स का जो वेस्ट है वो सबसे बेस्ट प्रूफ है प्रोडक्शन के लिए कि भाई इतना वेस्ट मिल रहा है अगर एक्सकेवेशन में, इट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्शन होता था। जैसे शेल्स की कटिंग करोगे, स्टोन्स की कटिंग करोगे तो उसके टुकड़े मिलेंगे आपको। समटाइम्स बिग वेस्ट रीयूज्ड, जो बड़ा वाला वेस्ट होता है वो रीयूज हो जाता है, लेकिन जो टाइनी टाइनी टुकड़े हैं उसका क्या यूज होगा, उसका कोई यूज नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो सामान था ये हड़प्पन्स कहाँ से लाते थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसा सामान है जो लोकली अवेलेबल है, ठीक है, और कुछ ऐसा सामान होता है जो आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, आज भी ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं लोकल मटेरियल क्या क्या था, यानी कि जो इनके खुद के एरिया में क्या क्या अवेलेबल था। सो लोकल मटेरियल वो मटेरियल होता है दीज वर इजी टू फाइंड एंड क्लोज बाय, यानी कि जो आसपास के एरियाज में है। फॉर एग्जांपल क्ले, जो क्ले है वो बहुत कॉमनली अवेलेबल मटेरियल है जो किसी भी सेटलमेंट के आसपास आपको मिल जाएगा, और इससे आप पॉट्स बना सकते हो और ब्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो क्ले है ये लोकल आइटम है जो इनको आसपास मिल जाता है। अब नॉन लोकल मटेरियल वो मटेरियल हैं जो कि आसपास नहीं मिलते, तो दीज वर नॉट फाउंड लोकली, और इनको दूर से मंगवाना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल स्टोन्स, जैसे टूल्स बनाने हैं, कंस्ट्रक्शन करना है तो स्टोन बाहर से आते थे। टिम्बर है, ये बिल्डिंग वगैरह में यूज होता था, ये बाहर से आता है। मेटल्स हैं जैसे कॉपर है, ब्रॉन्ज है, ये बाहर से आता है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता था। इसके अलावा बल्क कार्ट, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये पता चला है बैलगाड़ी यूज करते थे, क्योंकि छोटे छोटे से अपने को खिलौने मिले हैं, टेराकोटा के मॉडल्स मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि बल्क कार्ट्स यूज होते थे और सामान को ले जाने के लिए। ये एक देसी ट्रक सिस्टम की तरह काम करता है भाई, ठीक है। एक तो आज की डेट में ट्रक्स होती हैं, उस टाइम पे ट्रक्स तो नहीं थी, तो बल्क कार्ट्स थी। रिवर रूट्स यूज होते थे, इंडस रिवर यूज होता था, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो यूज होती थी। वाटर ट्रांसपोर्टेशन था, यानी कि वो लोग अपनी नाव वगैरह, बोट्स वगैरह ले जाते थे मटेरियल इधर से उधर ले जाने के लिए। कोस्टल रूट्स होते थे, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करना है तो एकदम समुद्र किनारे से ही अपना रास्ता पकड़ते थे और जाते थे। और ये जो सी रोड्स होते थे इसी के थ्रू हड़प्पन्स जाते थे बाकी के रीजन्स में, ठीक है। तो ये कुछ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हो गया। अब कुछ होम ग्राउंड सेटलमेंट्स फॉर रॉ मटेरियल्स। अब ये लोग क्या करते थे, कभी कभी जहां पे मटेरियल ज्यादा मिलता है वहां अपनी एक सेटलमेंट बना लिया करते थे। जैसे ये क्या है, शेल, इसको हम कहते हैं शंख। सो नागेश्वर और बालाकोट याद है आपको, मैंने बताया था वहां पे शंख बहुत ज्यादा मिलता था। सो ये लोकेटेड नियर द कोस्टल एरिया, ये दोनों ही एरिया कोस्टल एरियाज हैं। मेनली यूज फॉर सोर्सिंग शेल परफेक्ट फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स। मेनली जो नागेश्वर और बालाकोट है वहां पे सेटलमेंट्स बनाई गई ताकि वहां से शेल्स मिल जाएं जिनसे ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जा सकें। फिर आता है शोरतुगई। आप इस फोटो को ध्यान से देखो, ठीक है। ये क्या है, ये है लैपिस लजूली। जो लैपिस लजूली है ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल एक ब्लू स्टोन है जो ज्वेलरी बनाने में यूज होता था, और एक प्रीमियम रिसोर्स है जो कि अफगानिस्तान से आता था। फिर है लोथल, ये बिल्कुल आप देखोगे गुजरात में है, और यहां से कार्नेलियन का पत्थर आता था। भरूच नाम से एक एरिया है यहाँ पे। स्टीएटाइट नाम से एक पत्थर है जो कि राजस्थान के साउथ वाले एरिया से आता था और नॉर्थ गुजरात से आता था। और कुछ मेटल है कॉपर वगैरह, वो राजस्थान के खेतड़ी वगैरह से आता था। तो इससे पता चलता है कि रॉ मटेरियल्स कभी कभी लोकली अवेलेबल नहीं होते सारे के सारे, तो उनको दूर से मंगवाना पड़ता है। फिर एक्सपेडिशंस फॉर रिसोर्सेज, कभी कभी क्या होता है थोड़ा और दूर जाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, समटाइम्स द हड़प्पन्स सेंट एक्सपेडिशंस टू गैदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अपने लोगों को ये लोग भेजते थे रिसोर्सेज लाने। दिस मीन्स दे ऑर्गेनाइज्ड टीम्स टू ट्रेवल एंड ब्रिंग बैक मटेरियल्स, कि ये टीम्स बनाकर लोगों को भेज देते थे पूरे देश में, और जाओ जहां से भी मटेरियल मिले वो लेके आओ अपने साथ में। तो ऐसा चलता था।
तो राजस्थान का खेतड़ी नाम से एरिया है जो मैंने आपको बताया, ये कॉपर माइनिंग के लिए फेमस था, यहां से ये लोग कॉपर लेके आते थे राजस्थान से। और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स फाउंड देयर सजेस्ट दे कलेक्टेड कॉपर फ्रॉम दिस रीजन। खेतड़ी में से हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स बहुत सारे मिले, इससे पता चलता है कि हाँ हड़प्पन लोग यहाँ आते थे। साउथ इंडिया से ये लोग गोल्ड लाते थे, जो हड़प्पन्स थे उनको गोल्ड साउथ इंडिया से ही मिलता था बेसिकली। सम हड़प्पन गोल्ड ऑब्जेक्ट्स ट्रेस्ड बैक टू दिस एरिया, और यहां से पता चलता है कि दे ट्रेडेड और कलेक्टेड गोल्ड फ्रॉम द साउथ, कि इतना तो डन है, इतना आप मान के चलो कि साउथ का जो अपना एरिया है, रीजन है, वहां से आता था कुछ ना कुछ गोल्ड वगैरह। अब हम आगे चलते हैं। कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, दूर दूर से क्या क्या आता था, अब उस पर डिस्कस करेंगे। कॉपर फ्रॉम ओमान, सो द हड़प्पन्स सोर्स्ड कॉपर फ्रॉम ओमान। ओमान क्या है, अरेबियन पेनिनसुला का एक देश है आज की डेट में, माना जाता है ये लोग वहां से भी कॉपर मंगवाया करते थे। ये कैसे पता चला है, केमिकल एनालिसिस करके। बोथ ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, यानी कि जो हड़प्पन चीजें थी और जो ओमान का कॉपर था, उन दोनों को जब लैब में ले जाया गया तो पता चला कि जो उसमें मटेरियल में निकल यूज हो रहा है वो सेम सोर्स से आ रहा है, यानी कि जो ओमानी वाला मटेरियल है वही उसमें है हड़प्पन आर्टिफैक्ट में, तो इससे पता चल जाएगा भाई वहीं का है। इसके अलावा ओमान से हड़प्पन जार भी मिले हैं। आप ये पूरा एक जार देख रहे हो, ब्लैक कलर की कोटिंग है इसकी, तो एक बड़ा सा जार मिला है ब्लैक क्ले की कोटिंग के साथ ओमान से, जो कि पता चलता है कि द कोटिंग वाज प्रोबेबली टू प्रिवेंट लिक्विड लीकेज। ये कोटिंग करी जाती थी काले कलर की ताकि लिक्विड का लीकेज ना हो, ठीक है। और ये कुछ चीजें हैं जो बताती हैं कि इनका ट्रेड वगैरह था। मेसोपोटामियन कनेक्शन, भाई मेसोपोटामिया आ गया, कैमियो, ये अपने 11th क्लास में पढ़ा था मेसोपोटामिया। अब इसमें भी देखो क्या है कि हड़प्पन लोग ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के साथ। कॉपर फ्रॉम मगान, यानी कि ओमान से आता था। मेसोपोटामिया की जो कुछ टेक्स्ट हैं पुराने पुराने, ठीक है, उनमें लिखा हुआ है कि जो कॉपर है वो एक जगह से आता था जिसका नाम था मगान, विच मोस्ट लाइकली मीन्स ओमान, कि ओमान नाम से एक एरिया शुरू से ही बहुत फेमस रहा है अपने कॉपर के लिए। और हड़प्पन्स एंड मेसोपोटामियंस वर डेफिनेटली बिजनेस पार्टनर्स, पक्का 101% ये लोग बिजनेस करते थे, आपस में ट्रेड करते थे। सी, मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, यहाँ पे एक जगह है मेलुहा, एक जगह है यहाँ पे दिलमन, एक जगह है मगान। दिलमन आप मान के चलो मेसोपोटामिया, मगान आप मान के चलो ओमान, और मेलुहा यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये 3 एरियाज का जो डिस्क्राइब है वो किया गया है मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अंदर। वो चीज को बताया गया है कि हाँ ये तीनों एरियाज कनेक्टेड थे आपस में, तो पक्का इनका ट्रेड था। ट्रेड रूट्स एंड पार्टनर्स, सो मेसोपोटामियंस आल्सो टॉक अबाउट डूइंग बिजनेस विद प्लेसेस कॉल्ड दिलमुन, मगान एंड मेलुहा। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ऐसा क्लियरली लिखा है कि वो मेसोपोटामियंस लोग जो है बिजनेस करते थे अपना दिलमुन के साथ जो कि आज का बहरेन है, मगान के साथ जो आज का ओमान है, और मेलुहा के साथ जो कि हड़प्पन रीजन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो ये हड़प्पन्स और मेसोपोटामियंस आपस में ट्रेड करते हुए, इफ यू कैन सी, ये कोई सामान ले रहे हैं, कोई सामान एक दूसरे को दे रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हड़प्पन्स लोग एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे। सो हड़प्पन्स सेंट कार्नेलियन, यानी कि जो रेड स्टोन है, लेपिस लजूली जो ब्लू कलर का स्टोन था, कॉपर, गोल्ड और वुड, इस चीज को ये लोग एक्सपोर्ट भी करते थे बाहर के कंट्रीज को। पहले खुद लाते थे, उसके बाद अपने यूज के लिए रख लेते थे, फिर उसको एक्सपोर्ट करते थे। अब ये लोग ट्रेवल कैसे करते थे, इसका क्या प्रूफ है अपने को, तो अपने को क्या है ये पता चलता है कि ये सी रूट्स का यूज करते थे, समुद्र का। कैसे पता चलता है, एक बहुत बड़ी सील मिली है, देखो ये आपके सामने एक सील है, तो इसके ऊपर एक बोट बनी हुई है, तो ये सील के ऊपर जो बोट है, अगर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील हमें मिली है और उस पर बोट है, तो इससे पता चलता है ये लोग शिप्स वगैरह से ट्रेवल करते थे। कल्चरल प्रूफ की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड हड़प्पन सील्स, डाइस एंड बीट्स इन मेसोपोटामिया। भाई ये भी बहुत बड़ा प्रूफ है कि मेसोपोटामिया के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड सामान मिल रहा है, तो इट मींस वहां पे वो लोग जाते थे, तो ये पक्का प्रूफ है कि उनका कल्चर भी एक्सचेंज होता था, ट्रेड तो ये लोग करते ही थे। अब मैं आपको जो अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। अब मैं उसी सील वाले टॉपिक को और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कि वो सील कैसी होती है। देखो ये आपको फोटो नजर आ रही है, ये एक सील है, हड़प्पन सील, ठीक है। इसके ऊपर कोई जानवर वगैरह बना होगा, कुछ लिखा होगा इनकी लैंग्वेज में, और ये मिट्टी की बनी होगी। तो बेसिकली है क्या था, हड़प्पन्स
यूज्ड सील्स एज अ वे टू सिक्योर पैकेजेस, अपने पैकेजेस को सिक्योर करने के लिए, सेफ्टी के लिए ये सील्स वगैरह ये लोग यूज किया करते थे। कैसे, ये कैसे वर्क करता था? इमेजिन यू आर सेंडिंग अ पैकेज टू योर फ्रेंड, और जो बहुत दूर रहता है। सोचो ये एक पैकेज है, इसके अंदर कोई बहुत प्रीशियस सामान है, आपके दोस्त को आप ये भेजना चाहते हो, और आपका दोस्त जो है वो बहुत दूर रहता है कहीं पे। ओके, अब आपको क्या करना है, यू टाई द माउथ ऑफ द पैकेज विद अ रोप, आपने इसका जो फेस है वो एक रस्सी के साथ बांध दिया है। अब आप क्या कर रहे हो, देन यू पुट सम वेट क्ले ऑन द नॉट, अब आपने इसी के चोटी पे एक वेट क्ले लगा दी, थोड़ी गीली मिट्टी, और उसके बाद आपने अपनी सील वहां पे क्ले के ऊपर ऐसे छाप दी, प्रिंट आ जाएगा उसका। अब अगर कल को कोई भी इसको रास्ते में खोलता है तो ये डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, खराब होगा, पता चल जाएगा किसी ने छेड़खानी करी थी या नहीं करी थी। तो यही रीजन था सील लगाने का। इसके अलावा अब मैं आपको हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में बताता हूं। देखो ये सारी सील्स है और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है। तो ये हड़प्पन लोग जो हैं बहुत बढ़िया सील बनाते थे, और इनकी राइटिंग सिस्टम कैसी थी देखो, अलॉन्ग विद द टेक्स्ट सील्स ऑल्सो फीचर्ड मोटिव्स, टेक्स्ट के साथ साथ मोटिव्स भी बने होते थे। देखो टेक्स्ट ऊपर लिखा है, मोटिव्स नीचे, टेक्स्ट ऊपर, मोटिव्स नीचे, तो ये चीज होती थी। तो इससे क्या है, जो लोग पढ़ना जानते हैं वो टेक्स्ट पढ़ते थे, जो लोग पढ़ना नहीं जानते वो मोटिव्स को देख लेते थे, इमेज वगैरह को, ठीक है। वाई इज इट सो कंफ्यूजिंग? देखो हड़प्पन स्क्रिप्ट आज तक अनडेसिफर्ड है, इट मींस इसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। और ये अल्फाबेटिकल नहीं है ना, इसमें साइंस बने हुए हैं, और वो साइंस इतने ज्यादा हैं, 375 से लेके 400 तक साइंस है। ये कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इतने सारे साइन कोई कैसे याद करेगा। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। अब नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, हमें कुछ लिखना होता है, लेकिन ये लोग ऐसे लिखते थे, राइट टू लेफ्ट। ओके, ये चीज याद करना। वेयर ऑल दीज राइटिंग फाउंड, ये सारी राइटिंग जो भी इनकी लिखी हुई है हमें कहाँ मिलती है? सील्स के ऊपर, कॉपर के टूल्स के ऊपर, जार्स के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर, बोन्स के ऊपर, ठीक है। अलग अलग साइन बोर्ड्स भी मिलते हैं जहां पे ये सारी की सारी राइटिंग इन्होंने लिखी हुई है। अब मैं आपको वेट सिस्टम बताता हूं। देखो ये लोग सामान तोलते थे, ऐसे छोटे छोटे से बाट होते थे, तराजू होता था जहां पे ये ज्वेलरी से लेके बड़े बड़े ग्रेन्स हैवी से हैवी तोलते थे। तो वेट्स जो है यानी कि जो बाट बनते हैं वो किस मटेरियल से बनते थे? मोस्टली चर्ट नाम से एक स्टोन आता है, एक पत्थर है, जो कि ये जो आप देख रहे हो ये ज्यादातर पत्थर चर्ट के बने हुए हैं, ठीक है। सो द वेट्स वर इन अ क्यूबिकल शेप, देखो क्यूब शेप में ज्यादातर आप देख पा रहे होगे, ठीक है। और बहुत सिंपल थे, कोई डिजाइन ज्यादा नहीं था, इवन विदाउट डेकोरेशन। इतना बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, कोई डिजाइन नहीं है, कोई डेकोरेशन नहीं है, फिर भी। अब मैं आपको बताता हूं कि जो वेट्स होते थे उसके दो तरीके का सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम वेट्स और डेसिमल सिस्टम वेट्स। बाइनरी सिस्टम वेट्स का मतलब है जो स्मॉल वेट्स होते हैं हल्का सामान तोलने के लिए, जैसे आपको ज्वेलरी मन के छोटे छोटे से तोलने हैं, तो इसमें जो वेट्स का जो होगा पैटर्न वो होगा 1 2 4 8 16 32। तो ये क्या है, छोटे वेट्स हैं छोटी चीजों को तोलने के लिए। लेकिन जो लार्ज वेट्स होते हैं ये बड़ी बड़ी आइटम्स, जैसे अनाज है, ग्रेन वगैरह है, हैवी सामान है, तो इसके लिए क्या है 160 200 320 640, थोड़ा वेट के ऊपर जो नंबर लिखा होगा वो और हैवी हो जाएगा। तो ये बल्क में अगर आपको कोई चीज तोलनी है, हैवी तोलना है, तो ये यूज होता था। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एंशियंट अथॉरिटी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनका कोई रूलर था? क्या वहां पे कोई राजा था या नहीं था? अब हमें ये समझना है। तो देखो यूनिफॉर्मिटी इन हड़प्पन सोसाइटी, ये तो हमें पता है कि जितने भी घर हैं वो एक जैसे हैं, जितने भी लोग हैं वो सारे एक जैसे हैं, वहां पे जो मतलब जो उनकी नालियां हैं, सड़कें हैं, जो उनकी ईंटें हैं, वो सब एक जैसी हैं। तो द हड़प्पन सोसाइटी वॉज नोन फॉर इट्स रिमार्केबल यूनिफॉर्मिटी, कि जो वहां की यूनिफॉर्मिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। सो एवरीथिंग फ्रॉम पॉटरी, सील्स, वेट्स, जितनी भी चीजें थी वो सेम साइज की मिली हैं अपने को, सेम स्टाइल की मिली हैं, बहुत सिस्टमेटिक हैं। तो पक्का किसी राजा वगैरह नहीं करवाया होगा ना। अब आप खुद सोचो, आपके पड़ोसी का घर और आपका घर एक जैसा है, क्या उसकी ईंटें एक जैसी हैं? नहीं है, उसका डिजाइन अलग होगा, आपका घर अलग होगा। वहीं आप अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल चले जाओ, कहीं जहाँ पे अथॉरिटी होती है, जिसने कुछ अथॉरिटी ने बनवाया है, तो वहाँ यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये यूनिफॉर्मिटी बताती है कि वहां पे कोई रूलर होगा। देखो यूनिफॉर्म ब्रिक्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सेम साइज सेम रेशियो, जम्मू से लेके गुजरात से लेकर राजस्थान से लेके हर जगह, पाकिस्तान, कितनी भी साइट्स हो,
कंसिस्टेंसी है, ये देखने को मिल रहा है कि सेम साइज है, सेम रेशियो है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है। इससे पता चलता है कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी भाई, कोई ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी होगी जो ये इतना सब देख रही है। इसके अलावा पैलेस और किंग्स, अब एक छोटा सा प्रूफ मिला है, ज्यादा पक्का नहीं है बट है, कि मोहनजोदाड़ो के अंदर से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है जिसको पैलेस कहा गया है, बट वहां पे कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि कोई वो रॉयल जगह है, कोई ज्यादा लग्जरियस जगह है, ये नहीं पता चलता। लेकिन एक पत्थर का वहां से स्टैचू मिला है और उसको प्रीस्ट किंग बोला गया है। ये फोटो देख रहे हो, ये पत्थर का स्टैचू है, इसको नाम दिया गया है प्रीस्ट किंग। लग भी रहा है भाई देखने में, तो ऐसे में माना जा सकता है कि हो सकता है। और ये प्रीस्ट किंग वाला कॉन्सेप्ट ना मेसोपोटामियन आर्ट में भी होता है, वो लोग भी ऐसा बनाया करते थे। तो क्या पता कि भाई ये वहां का राजा भी हो, बट कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। अब लीडरशिप के ऊपर 3 थ्योरीज चलती हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में रूलर था, तो आपको 3 थ्योरी बतानी है। पहला है नो रूलर थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि वहां का कोई रूलर नहीं था, वहां की सोसाइटी सभी इक्वल थे और सभी मिलकर डिसीजन मेकिंग करते थे। दूसरी थ्योरी कहती है मल्टीपल रूलर्स थ्योरी, यानी कि मोहनजोदाड़ो का अलग रूलर, हड़प्पा का अलग रूलर, चानुदाड़ो का अलग रूलर, धोलावीरा का अलग रूलर। सो ये थ्योरी कहती है कि सिटी बेस्ड पावर स्ट्रक्चर था, यानी कि हर सिटी में अलग पावर का सेंटर था। फिर आती है सिंगल स्टेट थ्योरी, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी थी, एक ही राजा था जो सब कुछ कंट्रोल करता था। क्योंकि इसके एविडेंस ज्यादा अच्छे हैं कि यूनिफॉर्मिटी है आर्टिफैक्ट्स में, प्लांट सिटीज हैं, स्टैंडर्डाइजेशन है, तो ये बताता है कि वहां का कोई रूलर जो है वो एक ही था। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है, इसके अलावा थोड़ा सा और भी बचेगा, लेकिन एंडिंग तो यहां से हो जाएगी सिविलाइजेशन की। द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो इतनी अर्बन सिविलाइजेशन है, इतनी अच्छी सिविलाइजेशन, एक टाइम पे आके ये खत्म कैसे हो गई? एकदम खंडर बन गया, सारे के सारे लोग यहां से चले गए, या किसी ने इनको मार दिया, या क्या हुआ, नेचुरल डिजास्टर कोई आ गया? तो क्या क्या रीजंस हैं पॉसिबल, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, हाउ डिड इट ऑल एंड, ये सारी चीज खत्म कैसे हुई? 1800 बीसी तक आते आते मोस्टली जो मैच्योर हड़प्पन सिटीज थी, जो साइट्स थी, वो खत्म हो गई। जैसे चोलिस्तान है, बाकी बड़ी बड़ी जगहें हैं, वो खत्म हो गई। लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए नए एरियाज में, गुजरात की तरफ, हरियाणा की तरफ, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ। वो वाला जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन था, वो धीरे धीरे खाली होने लगा। जो फैंसी हड़प्पन स्टफ होता था जितना भी, वो धीरे धीरे गायब होने लगा। जो वेट्स वगैरह मिलते थे वो गायब होने लगे, सील्स वगैरह गायब हो गई उस एरिया से, बीड्स वगैरह, मन के माला वाला, वो एक टाइम के बाद गायब होने लग गया, वहां से पूरा सामान बनना बंद हो गया। तो इसके अलावा लॉस ऑफ स्किल्स एंड ट्रेड, यानी कि जो राइटिंग सिस्टम था इनका, वो भी डिसअपियर होना शुरू हो गया। जो इंस्क्रिप्शंस मिल रहे थे वो नहीं मिलते, अब जो टेक्स्ट मिल रहे थे वो नहीं मिलते। जो लॉन्ग डिस्टेंस का इनका ट्रेड होता था ओमान तक और मेसोपोटामिया तक, वो चीज़ें कम हो गई, क्योंकि इंपोर्टेड आइटम एक टाइम के बाद कम हो गया। इसके ये पक्का ये पता चलता है कि इनका ट्रेड खत्म हो गया। क्राफ्ट का जो स्पेशलाइजेशन था वो भी कम हो गया, क्योंकि कोई एविडेंस ज़्यादा नहीं मिलता क्राफ्टमैनशिप का एक टाइम के बाद। तो ओवरऑल सारी चीज़ें धीरे 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 खत्म होने लगी। ठीक है। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में भी चेंज आ गया। पहले सब कुछ यूनिफॉर्म होता था, पक्के पक्के घर होते थे, लेकिन अब जो बिल्डिंग्स की क्वालिटी है वो एकदम बेकार हो गई। सिंपल घर बनने लगे बेसिक से। जो बड़े बड़े पब्लिक स्ट्रक्चर होते थे जो पहले बने हुए थे वो अब नहीं थे, वो चीज़ें खत्म हो गई। तो ये ऐसा हुआ कैसे, क्यों हुआ, इसके पीछे की थ्योरीज क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हर आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी अलग थ्योरी दी है। कुछ लोग मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ था, कि वेदर जब चेंज होता है तो किसी भी उस रीजन में जो लोग रह रहे होते हैं, अगर वो अनफेवरेबल कंडीशन हो जाए तो लोग वहां से चले जाएंगे। तो उनकी डेली लाइफ अफेक्ट हो रही थी, हो सकता है वो लोग चले गए हो क्लाइमेट चेंज की वजह से। दूसरा है डिफोरेस्टेशन, कि जब बहुत ज्यादा पेड़ों को काटा जाता है तो इससे क्या होता है कि वेजिटेशन का लॉस होता है, तो इससे एनवायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ता है, रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, तो लोग वहां से चले गए होंगे। तीसरा है फ्लड्स, ये माना जाता है कोई बाढ़ आ गई होगी, सीवियर फ्लडिंग हुई होगी, जिसकी वजह से पूरी सिटीज का पूरा एरिया वेरिया सब डूब गया, लोगों के घर वगैरह सब डैमेज हो गए। कुछ लोग मानते हैं रिवर्स शिफ्ट हो गए, कि भाई जो इंडस रिवर है, बहुत बड़ी रिवर है, वो ऐसे उसने अपना रास्ता बदल के वो सिविलाइजेशन की तरफ आ गई होगी, वो रिवर पूरे सभी लोगों को डुबो दिया होगा। कोई लोग ये भी मानते हैं कि वो रिवर जो है वो सूख गई होगी, तो ऐसे में लोगों को पानी नहीं मिल रहा था और उनका एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा था सही से, तो वो लोग वहां से चले गए हों। कुछ लोग मानते हैं कि इन्होंने लैंड का ओवर यूज कर लिया, कि कंटिन्यूस ये लोग एक्सप्लोटेशन करते रहे उस जमीन का, बार बार एग्रीकल्चर करके, तो वो सॉइल डिग्रेड होने लगी। तो इससे क्या है कि वो लोग वहां से छोड़ के कहीं और चले गए होंगे, सारी की सारी पॉपुलेशन। ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं, कुछ थ्योरी हैं जो कि बताती हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इस वजह से एंड हुई होगी। अब है हमारा डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन।
फाइनल और लास्ट टॉपिक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई थी वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे एक नाम याद रखना है आपको, अलेक्जेंडर कनिंघम। हु वॉज ही? अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई। एएसआई क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे करती है एक एजेंसी। तो इसके पहले जो डायरेक्टर जनरल है वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और वो 19वीं सेंचुरी में इंडिया में काम कर रहे थे, और उनका बेसिकली फोकस था अर्ली हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ने में। यानी कि जो आपका 6th सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी तक का टाइम है सीई का, ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी सीई, ये टाइम को ही ये समझते थे सबसे पुराना टाइम है इंडिया में सिविलाइजेशंस का। और वो क्या करते थे, चाइनीज लोग और जो बुद्धिस्ट जो लोग पिलग्रिम्स आते थे इंडिया में, वो कुछ लिख के चले जाते थे, तो वो उसी को सोर्स मान के असली मान लेते थे, ठीक है। उनका मेन इंटरेस्ट यही था कि जो गंगा वैली कहाँ है? देखो ये अपना इंडिया है, तो ये वाला जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे जो वैली सिविलाइजेशंस और गंगा रिवर के आसपास की सिविलाइजेशंस जब डेवलप हुई तो वो इनमें ज्यादा इंटरेस्टेड थे। नॉर्थ वेस्ट वाली जो अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो उसको सीरियस ही नहीं लेते थे, उनको लगता था ऐसा कुछ है ही नहीं, मजाक लगता था। ये है अपने अलेक्जेंडर कनिंघम सर। इनको एक अधिकारी ने आकर सील पकड़ाई कि देखो सर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील है और ये सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, लेकिन इनको विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि ये तो गंगा वाली जो सिविलाइजेशन है उसको ज्यादा पुराना मानते थे। तो इसी को कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम का कंफ्यूजन। तो कनिंघम डिड नॉट रिकॉग्नाइज द हड़प्पा, क्योंकि उसको लगता ही नहीं था, वो इंपॉर्टेंस ही नहीं देता था। तो एन इंग्लिशमैन गेव हिम अ हड़प्पन सील, और ऑल्दो वो देखता है लेकिन वो रियलाइज नहीं करता, उसको अभी भी यही लगता है कि ये किसी काम की सील नहीं है। तो वो कंफ्यूजन में क्यों रहता है? क्योंकि कनिंघम ये मानता था कि इंडियन हिस्ट्री अपनी जो स्टार्ट होती है वो गंगा वैली की सिटीज के साथ स्टार्ट होती है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन उस टाइम की नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था भाई सही से। फिर उसके बाद और ज्यादा डिस्कवरी होती है सिविलाइजेशन के बारे में। 20th सेंचुरी का जब टाइम आता है तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं जैसे कि दयाराम साहनी, जो कि और ज्यादा रिसर्च करते हैं और ज्यादा सील्स उनको मिलती हैं। हड़प्पा नाम की जगह पे वो लोग एक्सकेवेशन वगैरह करवाते हैं, फिर पता चलता है कि भाई ये तो बहुत पुरानी जगह है। इसी के साथ साथ रखाल दास बनर्जी, जिनको आरडी बनर्जी भी कहा जाता है, ये भी जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने भी खुदाई वगैरह करवाई, इनको भी बहुत सारी सील्स मिली मोहनजोदारो नाम की जगह से। तो इससे पता चलता है कि जब सेम सील्स हड़प्पा में भी मिली, हड़प्पा में और मोहनजोदारो में भी मिली, तो वो कल्चर सेम ही है, दोनों का सेम कल्चर है। तो पता चला कि भाई ये तो बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है। तो जाके इन्होंने जो है अपने जो ऑफिसर्स थे उनको बताया, देखो भाई इसको भी सील्स मिल रही हैं, इसको भी सील्स मिल रही हैं, दोनों को ही, चाहे आरडी बनर्जी हो, ठीक है, चाहे दयाराम साहनी जी हो। तो ऐसे में अब एक और अंग्रेज अधिकारी आता है यहाँ पे, ब्रिटिश ऑफिसर, उसका नाम था 1924 में जॉन मार्शल नाम से, जो कि डायरेक्टर जनरल बने थे एएसआई के। पहले कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, वो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को सीरियस लेते ही नहीं थे कभी। जॉन मार्शल जब बने तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम से एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, और 5-5 हजार साल पहले। तो ऐसे में पता चला, ग्लोबली लोगों को सबको पता चला ऐसा भी कोई कल्चर है, ऐसा भी कोई सिविलाइजेशन अपने एरिया में थी जो गंगा वाली सिविलाइजेशन से भी बहुत पुरानी थी। तो ग्लोबल एक रियलाइजेशन हुआ सभी को। हड़प्पन सील्स जो है वो मेसोपोटामिया से भी मिली, तो पता चला यार ये तो दूर दूर तक जाते थे बंदे, हड़प्पन सिविलाइजेशन कोई छोटी तो सिविलाइजेशन थी नहीं। तो दिस डिस्कवरी showed that the हड़प्पन civilization was contemporary with मेसोपोटामिया। तो इसी डिस्कवरी से पता चलता है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी थे जो अपने हड़प्पन्स थे, और दोनों सेम टाइम पीरियड के आसपास ही एग्जिस्ट करते थे दुनिया में। तो इस तरीके से द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज दैट द हड़प्पन्स वर द पार्ट ऑफ एन एंशिएंट ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, हड़प्पन रिलीजन एंड कंफ्यूजन। देखो भाई अब एक और टॉपिक आता है, इसके बाद एंड हो जाएगी क्लास। इनका रिलीजन क्या था, कौन से धर्म को ये लोग मानते थे? तो जब आर्कियोलॉजिस्ट लोग पुराने पुराने आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं, सामान को देखते हैं, कुछ अनयूजुअल और कुछ यूनिक आइटम्स को देखते हैं, तो उनको आइडिया लगाते हैं बस तुक्का कि भाई हाँ ये लोग इन भगवान को क्या पता मानते हो, क्या पता ना भी मानते हो। तो द प्रॉब्लम इज दैट हड़प्पन रिलीजन इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, यानी कि इनका रिलीजन क्या था एग्जैक्टली नहीं पता चला। कोई मूर्ति वूर्ति ऐसी नहीं मिलती है भगवान जी की, लेकिन अभी भी आप तुक्का लगा सकते हो। कैसे?
एक मूर्ति मिली है, एक स्कल्पचर, आप अगर इसको अच्छे से देखो, इसको कहा गया है मदर गॉडेस, ठीक है, टेराकोटा की बनी हुई है। तो कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हैं, एक विमेन है जिसके ऊपर बहुत हैवी ज्वेलरी उसने पहन रखी है, उसके सर पे भी उसने कुछ ऐसा पहना हुआ है। तो अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट इसको मदर गॉडेस का नाम देते हैं और कहते हैं कि ये पक्का इनकी कोई गॉडेस होगी। तो ये लेकिन बस एक तुक्का है, याद रखना, दिस इज जस्ट अ गेस। सो देर इज नो डेफिनेट प्रूफ, कोई पक्का प्रूफ नहीं है, बस आप मान के चलो मदर गॉडेस का नाम आता है। फिर ये प्रीस्ट किंग का स्टैचू है जो मैंने आपको पीछे बताया था, हो सकता है भाई ये कोई हो प्रीस्ट वगैरह, बहुत जाना माना, क्या पता इसको भी लोग पूछते हो, ठीक है। कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि ये एक्चुअली कोई किंग है या कोई रिलीजियस लीडर है, बट ये मूर्ति मिली है, तो प्रीस्ट किंग वाला पॉइंट भी आप यहाँ पे बता सकते हो। इसके अलावा ग्रेट बाथ मिला है, ये भी रिलीजन से आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आज की डेट में लोग छठ पूजा वगैरह मनाते हैं, जहाँ नदी नहीं होती तो वो एक टैंक बनाते हैं, सीढ़ियां बनाते हैं, उसके नीचे जाके सूर्य को अर्घ देते हैं। तो हो सकता है आर्कियोलॉजिस्ट लोग मानते हैं कि ये रिचुअल बाथ के लिए ही ग्रेट बाथ बनाया गया था। तो देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट इट वॉज सिंपली अ स्विमिंग पूल, ये भी हो सकता है ना भाई, कि क्या पता स्विमिंग पूल ही रहा हो तो रिलैक्स करने लोग आते हो, बट नो वन नोस किस लिए था। फायर आल्टर्स, हवन कुंड, हवन कुंड, लिटरली हवन कुंड मिला है कालीबंगन से और लोथल से। ये स्ट्रक्चर ऐसा लगता है कि रिचुअलिस्टिक कोई फायर वगैरह वहाँ ऐसे अग्नि वगैरह होता होगा, कोई हवन वगैरह, पर कोई पक्का प्रूफ नहीं है इसका भी, ठीक है। इट्स जस्ट एन अजम्पशन, सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, ये याद रखना, ठीक है। फायर आल्टर मिला है। फिर है कुछ सील्स और सिंबल्स भी मिले हैं, यानी कि कुछ सील्स के ऊपर ऐसे फोटो बने हुए हैं कि मानो शिवजी हो। कुछ जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ सील्स के ऊपर प्लांट और ट्रीज बहुत ज्यादा बने हैं, क्या पता ये नेचर की पूजा करते हो, नेचर वर्शिप करते हो। इसके अलावा एक ये सील देखो, इसके ऊपर एक एनिमल है यूनिकॉर्न, ये रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करता, मिथिकल है। तो हो सकता है ये जो यूनिकॉर्न होता है ये लोग इसकी पूजा करते हो। वन सील शो अ वन हॉर्न एनिमल, एक सिंग वाला एनिमल जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। ये क्लियर नहीं है कि ये मिथिकल कैरेक्टर है या रियल एनिमल है, बट मेरे हिसाब से ये मिथिकल ही है, रियल में तो नहीं होते ये यूनिकॉर्न। तो ये भी एक मिस्ट्री है, क्या पता इसकी पूजा होती हो। फिर आती है प्रोटो शिवा की सील, यानी कि एक ऐसी सील जहां पे एक ऐसा इंसान बैठा है, लग रहा है ये शिवजी है, इसके आसपास बहुत सारे जानवर हैं, तो माना जाता है पशुपति सील है ये पशुपति नाथ है, क्योंकि शिवजी को जानवरों के भगवान भी कहा जाता है, पशुपति नाथ। तो ऐसा माना गया है, इसका नाम दिया गया प्रोटो शिवा या फिर पशुपति सील, ओके। तो ये भी इनके रिलीजियस पॉइंट में एड ऑन हो जाएगा। प्रॉब्लम यही है कि इन द ऋग्वेद, जो कि 1500 से 1000 बीसी का जो ये टाइम है, ऋग्वेद में रुद्र नाम से जो शिवजी की अर्ली फॉर्म बताई जाती है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसी इस सील में दिखाई जा रही है, क्योंकि हड़प्पन पीरियड के बाद आपका आगे चल के वैदिक पीरियड आया था। तो ऋग्वेद के टाइम पे जब ऐसी कोई अर्ली फॉर्म नहीं है तो फिर ये लोग मानते हैं कि शिवजी वो नहीं होंगे। कुछ स्कॉलर मानते हैं कि ये कोई शमन हो सकता है। शमन कौन होता है? स्पिरिचुअल हीलर, जो बाबा जी वगैरह होते हैं ना, जो झाड़ा डालते हैं। हो सकता है कि कोई शमन बैठा हो, उसको हम शिवजी समझ रहे हैं, ऐसा है। इसके अलावा छोटे छोटे पत्थर मिले हैं कॉनिकल, तो हो सकता है कि ये शिवलिंग वगैरह हो, माना जा सकता है, क्योंकि जो शिवलिंग का जो आप देखोगे शेप होता है वो ऐसा ही होता है। कुछ कॉनिकल पॉलिश्ड और पॉइंटेड स्टोन्स, यानी कि ऊपर ऐसा पॉइंटेड से हैं, ये मिले हैं, तो माना जाता है कि ये लिंग हो, क्या पता शिवजी का सिंबल है। लेकिन अभी तक कोई पक्का इस पे कोई प्रूफ नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि ये स्टोन्स रिलीजियस थे या ऐसे ही थे। प्रॉब्लम यही है ना, क्योंकि मॉडर्न हिंदुइज्म में आज की डेट में आप देखोगे जो एक लिंग है वो रिप्रेजेंट करता है शिव जी को, बट द हड़प्पन्स रिलीजन एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर दैट, क्योंकि ये तो बहुत पुराने लोग हैं, एंशियंट लोग हैं। मॉडर्न टाइम में तो शिवलिंग है जो शिव जी का सिंबल है, बट एंशियंट टाइम पे वो सिंबल था या नहीं था, इसको तो आप ऋग्वेद से ही जोड़ के देखोगे, लेकिन ऋग्वेद में ऐसा कुछ दिखाया नहीं हुआ। तो ये दिक्कत है, कोई क्लियर लिंक नहीं मिलता इन पत्थरों का और शिव जी का, ठीक है, ऐसा है। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। प्लीज यार रिक्वेस्ट करूंगा फीडबैक देना, पहला चैप्टर है, मेरे को आपके फीडबैक की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपको लगा हो, आपको लगता है कि हाँ हमें फीडबैक देना चाहिए, तो आप दे देना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।